डिवाइसेस का यूज करते हैं, लिटरेरी टर्म्स का यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, चाहे वो एनाफोरा हो, चाहे वो एनाग्राम हो, चाहे वो एलिट्रेशन हो, चाहे वो पन हो, चाहे वो सटायर हो, चाहे वो कोई और फिगर ऑफ स्पीच हो। सिंपली जब हम कोई बात को कहते हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता पढ़ने वाले और सुनने वाले पर जितना हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करके उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि लिटरेरी टर्म्स यानी लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या हैं, उनको हम एग्जामिनेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दम पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बना लिया है आपके लिए, ताकि आप वीडियो देखें और फिर उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम आफ्टर दैट, आफ्टर द क्लास। आप अपने आप से भी उनको तैयार करें। मैंने अप्रॉक्स 50 लिटरेरी टर्म्स आपको शुरुआत में अभी पढ़ाने का सोचा है, 40 to 50 लिटरेरी टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रॉमिस करूंगा, इस बात को कर सकता हूं, इस बात का कि मैक्सिमम वहीं से आपको पूछ ली जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हीं को चुना है जो बार बार पूछी जाती हैं, और कुछ ऐसी लिटरेरी टर्म्स हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आती हैं। चलें बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सोनम बिश्नोई जी, डी सांगवान जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स एंड व्हाई शुड वी नो अबाउट देम, हम उनके बारे में पढ़ें क्यों और ये होती क्या है। तो पहली लाइन पढ़िए जरा, ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिटरेरी डिवाइसेस आर टेक्निक्स दैट राइटर्स यूज टू क्रिएट द इफेक्ट, पॉइंटेड इफेक्ट, जहां वो पॉइंट करना चाहते हैं, जिस बात की तरफ वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, सिंपली बात को कहने के बजाय। इन देयर राइटिंग्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, वो आपको कोई खास सूचना देना चाहते हैं, कोई खास बात आपको बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका उस तरफ आप उस तरफ उसको जान पाएं और उसको देख पाएं, ताकि डीपर इफेक्ट को वो आपके सामने ला पाएं। और इस वजह से वो लिटरेरी टर्म्स का यूज करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द एनालाइज लिटरेरी डिवाइसेस, कैसे उनको हम एनालाइज करें, कैसे हम पहचानें, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको उनको पहचानना ही कठिन हो जाता है। तो उसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, और इन 4 पॉइंट्स को टिप समझिए आप, और इन टिप्स को समझिए। और कैसे, ये कोई टिप ऐसी नहीं है कि आप इनका यूज करके एग्जैक्टली जान जाएंगे, लेकिन आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप उसको अच्छे से पहचान पाएंगे। जैसे कहता है, रीड क्लोजली एंड केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से उसको पहले पढ़ना। ये तो पहली बात है, आप पेपर ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे। ये टिप समझिए, या सिंपल सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेमोराइज कॉमन लिटरेरी टर्म्स। जो सिंपली कॉमन लिटरेरी टर्म्स हैं, जिसमें कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी कि मेटाफर में ये हो तो ऐसे समझ लीजिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो उसको अपॉस्ट्रोफे समझ लीजिए, कोई बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही हो तो हाइपरबोली समझ लीजिए। ये सब चीजें जो टेक्निक्स हैं, जो सिमिली हो सो एज लाइक का यूज करते हैं। तो ये जो सिंपल चीजें हैं, इनको आप क्रैम कर लीजिए, इनको आप रट लीजिए। नो द ऑथर्स इंटेंडेड ऑडियंस, अगर कोई लेख, अगर कोई पोएम किसी बच्चे के लिए लिखी है तो आप इस बात को समझिए कि कोई और चीज यहां अप्लाई नहीं होने वाली है। इसमें सिंपल कोई बच्चे को लेकर के बातचीत की जा रही होगी, और ऑडियंस उस राइटर, उस ऑथर, उस पोएट की कौन है, और वो पोएम, वह कविता, वह लेख, वह आर्टिकल किसको इंटेंड किया गया है, किसके लिए इंटेंशनली लिखा गया है, इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद कहता है, टेक नोट्स एंड बुकमार्क की पैसेजेस एंड पेजेस। उन किताब से जिनसे आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ें, उस बुक से, उसमें बुकमार्क बनाइए, आप उसके नोट्स तैयार करिए और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। इससे पहले कि आपको रटना पड़े, आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। तो समझने के लिए हम शुरू करेंगे और एक एक करके उनको समझते चले जाएंगे। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ कोई चीज समझाऊं। मैं क्या करूं, मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ। मैक्सिमम एग्जाम्पल का मतलब है 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे करके चीजों को समझाऊं। जैसे पहला है एलगरी। एलगरी का मतलब होता है प्रतीक कथा। कभी कभी क्या होता है, हम सिंबलाइज तरीके से, सिंबलाइज का मतलब है प्रतीकात्मक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से किसी बात को समझाना चाहते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। लिखा है,
An allegory is a type of narrative that uses characters and plot to depict abstract ideas. Abstract का मतलब होता है, abstract का मतलब होता है अमूर्त. abstract का मतलब होता है, abstract का मतलब होता है अमूर्त. जो मूर्त नहीं होती हैं वो अमूर्त होती हैं. जिनका कोई आकार नहीं होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं. जिनका कोई आकार नहीं होता, जिनका कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, सबकी गुड मॉर्निंग मिल गई है मेरे भैया. चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जो कैरेक्टर्स के जरिए यूज करते हैं. In an allegorical story, things represent more than they appear to on the surface. जितनी वो सरफेस पर उस लाइन में लिखी हुई मीनिंग दे रही हैं, उसका राइटर का इंटेंशन उस चीज को और गहराई तक ले जाना होता है. वो अमूर्त चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहता है. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मोर जनरल मैसेज अबाउट रियल लाइफ. वह रियल लाइफ जो हमारा वास्तविक जीवन है उसके बारे में वास्तव में वो एग्जाम्पल देकर के जनरल मैसेज देना चाहता है. हिस्टोरिकल इश्यूज को वो बताना चाहता है और इवेंट्स या घटनाओं को. इट इज टिपिकली एंटायर बुक, एक कंप्लीट किताब हो सकती है, कोई नॉवेल हो सकती है और कोई प्ले यानी ड्रामा हो सकता है. ड्रामा, कोई कंप्लीट ड्रामा, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की बुक है एनिमल फॉर्म. आप जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत बड़े राइटर थे. एनिमल फॉर्म उनकी एक किताब थी जिसमें जानवरों को कैरेक्टर्स की तरह यूज किया गया है. उनके मुंह से डायलॉग्स बुलवाए गए हैं और वह पूरी की पूरी एनिमल फॉर्म कार्ल मार्क्स, स्टालिन पर आधारित रशियन हिस्ट्री पर है. रशियन की हिस्ट्री पर जो कम्युनलिज्म का उदय हुआ, साम्राज्यवाद के बाद कम्युनलिज्म का उदय हुआ और उस कम्युनलिज्म के द्वारा लोगों के अंदर समाजवाद की भावना का पहला बीज रोपित करने वाले व्यक्ति कार्ल मार्क्स हैं. और उन कार्ल मार्क्स और उनके स्टालिन और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड उस समय की तत्कालीन हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब एनिमल फॉर्म में. और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सब जानवर हैं. एनिमल फॉर्म होता है एक, उसका एक मालिक होता है और वो एनिमल्स सभी उस मालिक के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए फाइट करते हैं. और वो जानवर, उसमें एक पिग होता है, एक सुअर होता है और कई और जानवर, एक खरगोश होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, जिराफ होते हैं. ये सारे जानवर के अलग अलग नाम होते हैं और वो सारे जानवर आपस में डायलॉग्स करते हैं और पूरा विद्रोह करते हैं. और वो जो सुअर बाड़े का, उस जानवर फार्म का जो मालिक होता है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं. और ये आंदोलन प्रतीकात्मक है, हिस्ट्री के प्रतीकों को लिया है. कैसे लिया है इसको मैं एक वन बाय वन आपको समझाता हूं. जैसे
मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कहना कि रशिया की जो हिस्ट्री है तत्कालीन, उस हिस्ट्री को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है आप जरा इसको समझिए। देखिए जरा, जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे उस समय के, जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे वो क्या करते हैं। एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरेवल की जो बुक एनिमल फॉर्म है, जॉर्ज ऑरेवल की जो बुक है एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरेवल की जो बुक है एनिमल फॉर्म इज एन एल्गरी फॉर द इवेंट ऑफ प्रीसीडिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। जो रूस की क्रांति हुई, उस क्रांति में हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले जो कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को एनिमल फॉर्म के द्वारा, एनिमल फॉर्म के कैरेक्टर्स के समकालीन बनाया गया, समान बनाया गया और प्रतीकात्मक रूप से उनको यूज किया गया। कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करता था, यह मैंने यहां पे शामिल किया, उसको आप समझिए। 20th सेंचुरी में रशिया में यह घटना हुई। कहानी में एनिमल्स ऑन द फॉर्म प्रैक्टिस माने अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं एनिमलिज्म, जो कम्युनलिज्म। एनिमलिज्म कोई शब्द नहीं है, यह जानवरवाद है। तो जानवरवाद मानववाद के रूप में बदल गया, कम्युनलिज्म के रूप में बदल गया। तो एनिमलिज्म का प्रतीक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मानव के अंदर होता है और एनिमलिज्म जानवरों के अंदर होता है। तो कम्युनलिज्म को सिंबलाइज किया गया किससे? एनिमलिज्म की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जॉर्ज ऑरेवल की बुक एनिमल फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें और क्या कैरेक्टर्स हैं जो कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स, जो वास्तविक ऐतिहासिक फिगर्स हैं, उनके समकालीन प्रतीकात्मक रूप से कैसे यूज किए गए हैं, ये मैंने यहां पर शामिल किया है। और आप देखिए उसको जरा। चलिए आ जाइए। कहता है ओल्ड मेजर, उसमें एक ओल्ड मेजर का रोल होता है जो उस फार्म हाउस का मालिक होता है। जैसे रूस का तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री जो मोस्ट पावरफुल पर्सन था, वो उस सुअर बाड़े के मालिक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। ओल्ड मेजर जो था उसमें, जिसका वो सुअर बाड़ा था, जो वो जानवर फार्म था, बोथ द फाउंडर ऑफ कम्युनलिज्म, वो कम्युनिज्म का फाउंडर था। कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स के रूप में उस मेजर को रिप्रेजेंट किया गया उस स्टोरी में। और रशियन कम्युनिस्ट लीडर व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का आप सबने नाम सुना है, हिस्ट्री में रशिया की बहुत महान थे वो। तो लीडर व्लादिमीर लेनिन द फार्मर, वो उस किसान के रोल में था। मिस्टर जोन्स जिसका नाम था, और वो रशियन जार था। जार का मतलब रशिया, ये स्पेलिंग देखिएगा इसको, CZAR, ये है जार। जैसे हमारे वहां राजा होते हैं, किंग होते हैं अमेरिका इंग्लैंड में, और हमारे यहां राजा होते हैं, उसी तरह वहां जार होते हैं, रूस का जार। तो वो उस समय तत्कालीन वहां का शासन सत्ता में बैठा हुआ जार था। और द बोर, तो वहां नेपोलियन नाम का जो सुअर था उस एनिमल फॉर्म में, जो लीडर था उसका नाम था नेपोलियन, बोर था वो, सुअर था। स्टैंड फॉर, वो किसकी जगह पे है? वो जोसेफ की जगह पे है, जो हिस्ट्री का कैरेक्टर थे। एंड पिग जो था, स्नोबॉल था, वो स्नोबॉल था, वो रिप्रेजेंट करता था लियोन टार्स्की को, लियोन टार्स्की को रिप्रेजेंट करता था। तो ये सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप से इतिहास की उठाकर एनिमल फॉर्म में जॉर्ज ऑरेवल ने इसको अप्लाई किया। और इस तरह से एनिमल फॉर्म बेहतरीन उदाहरण है किस चीज का? एल्गरी का। तो एल्गरी वह प्रतीकात्मक कथा है जो जानवरों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए, अपने जीवन के रियल लाइफ को, वास्तविक जीवन को उसमें प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाए, और जो वो कहना चाहे वो वहां कहे, उस हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करके। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात बेटा? ये क्लास टीजीटी इंग्लिश के लिए है। चलिए अब पैराबल, ये पैराबल और एल्गरी ये दोनों मिलते जुलते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ डिसिमिलरिटी भी है। तो आप समझिए जरा, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब एक छोटी कहानी, कोई नाटक नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। दृष्टांत का मतलब एक छोटी कहानी जिसके कैरेक्टर्स, पैराबल इज ए स्टोरी विद मॉरल
फॉर एग्जाम्पल ये पैराबल हो गई। तो मॉरल, छोटी स्टोरी जिसमें चिंपू हो, चंपक हो, है ना, जिसमें जैसे बॉय हू कैरीड वुल्फ, भेड़िया आया और एक दिन वास्तव में भेड़िया आया और उस दिन वो भेड़ों को उठा ले गया और गांव वाले बचाने के लिए नहीं आए। आपको कहानी याद है? एक लड़का था जो रोज कहता था, चिल्लाता था देखने के लिए कि गांव वाले मेरी मदद के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भेड़े चराता था और फिर वो एक दिन चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले सब दौड़ के आए तो वो हंसने लगा और कहा कि मैंने तो मूर्ख बनाया आप लोगों को, मैं तो देखना चाह रहा था कि आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और इस तरह से भेड़िया वास्तव में एक दिन आ गया और इस तरह से आपने शिक्षा दी बच्चों को कि इस स्टोरी का मूल महत्व क्या निकला, इसका मॉरल क्या निकला कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये एक पैराबल है। तो डिफरेंस क्या हुआ पैराबल और एलगरी में? एलगरी प्रतीकात्मक कहानी को रिप्रेजेंट करता है जो रियल लाइफ से ली गई हो और वास्तव में सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करता हो, जो अमूर्त चीजों को रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन जो पैराबल होती है वो एक दृष्टांत होती है, एक छोटी कहानी होती है और एक मैसेज पूरी कहानी में दिया होता है। पूरी कहानी में केवल एक मैसेज दिया होता है। जैसे रिटर्न माने परोपकारी व्यक्ति होता है। छोटी छोटी कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं कि एक बहुत ही परोपकारी आदमी था, वो हमेशा दान किया करता था, एक दिन उसको समस्या आई तो ईश्वर उसके साथ आ गए और उसकी मदद कर दी। इस तरह से हमें दूसरों को हमें सीख मिलती है, इस तरह हमें यह शिक्षा मिलती है। छोटी छोटी कहानियां पढ़ते हैं, इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें समैरिटन बनना चाहिए। तो ये जो अबाउट जेनरसिटी, दयालुता के बारे में, तो ये जो छोटी छोटी कहानियों की हेडिंग्स हैं, ये सारी कहानियां क्या हैं? ये सारी की सारी पैराबल हैं और ये एलगरी नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है? सिमिलरिटी दोनों में क्या है? बोथ एलगरीज एंड पैराबल्स कंटेन मैसेजेस। मैसेजेस दोनों में होते हैं, बट एलगरीज एक्सप्रेसेस देम थ्रू सिंबलिज्म। ये है फर्क। मेन फर्क क्या है? सिंबलिज्म, प्रतीक के रूप में वो रिप्रेजेंट करती है। कौन? एलगरीज। वाइल पैराबल इलस्ट्रेट द मैसेज, जबकि पैराबल केवल एक मैसेज देती हैं। और वो क्या करती हैं? वो सिंबलाइज तरीके से, सिंबलिज्म होता है उसमें, प्रतीकवाद होता है, अमूर्त चीजें होती हैं जो रिप्रेजेंट की जाती हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो अभिषेक जी आगे बढ़े। धीरज जी बेटा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। प्रतीकात्मक मतलब सिंबलाइज्ड, प्रतीक। जैसे अभी मैंने क्या बताया, रसिया का जार जो था वो प्रतीक था नेपोलियन। ये नेपोलियन जो उसमें जो सुअर था, जैसे स्टोरी में एक सुअर था, वो लीड करता है बाकी सारे जानवरों को और कहता है आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं ये जो बाड़े का मालिक है, इस जानवरों के फार्म का जो मालिक है, हम सब मिलकर इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये ठीक से खाना नहीं देता है, चरने का राइट समय नहीं देता है, गंदा पानी पीने को देता है, हम लोग सब इसके विद्रोह करेंगे, यह हमारे अधिकार हमको चाहिए। तो ये वो सुअर प्रतीक था उस समय के तत्कालीन उस स्टालिन का, लेनिन का, जिसने विद्रोह किया था उस जार का, जो रसिया का उस समय का शासक था। तो रसिया के जार को सिंबलाइज तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से बनाया गया उस बाड़े के मालिक को। और जो स्टालिन जिन्होंने विद्रोह किया था, कार्ल मार्क्स जिन्होंने विद्रोह में साथ दिया था नए विचारों के साथ, कम्युनिज्म को लॉन्च किया था, पहली बार उन्होंने इस शब्द को यूज किया था कार्ल मार्क्स ने, और वो कहा था हम सभी मानव समान है और हमारे अधिकार समान होने चाहिए। उसी तरह से वह सुअर जो है और उसके साथ वाला जो स्नोबॉल है, यानी लियोन स्नोबॉल है, उसमें एक और सुअर था, दोनों मिलकर के लीड करते हैं सारे जानवरों को उस मालिक के खिलाफ। उसी तरह से इतिहास की कहानी को उठाकर जब वो सारे कैरेक्टर्स को जानवर बना दिया जाए तो सिंबलिज्म होता है, और इसी को हम हिंदी में प्रतीकवाद कहते हैं, यानी प्रतीकात्मक रूप से कहानी को जैसे उन्होंने किया वैसे ही उस कहानी में था। तो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म बेहतरीन उदाहरण है किसका? पैराबल का। ठीक है, एलगरी का, सॉरी एलगरी का। क्लियर हो गई बात बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू कीर्ति, थैंक यू बेटा। वॉइस मिसमैच हो रही है।
क्या हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी। ग्रामर की क्लास आप ले सकते हैं बेटा, मैंने बताया हर क्लास के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जो ग्रामर का क्लास है ये स्पेशली हम पढ़ा रहे हैं, किसके लिए? ये क्लास स्पेशली चल रही है टीजीटी के लिए। ये क्लास स्पेशली टीजीटी के लिए है। चलिए, एलिटरेशन ये बहुत आसान होता है। मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाए। एलिटरेशन का मतलब होता है अलंकार, अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने पर, शुद्ध हिंदी हो गई, when a letter, a consonant, actually letter में consonant, when a consonant is repeatedly, adverb or एक verb, repeatedly in the sentence to make the effect greater than the appears in the sentence। जब बहुत ही प्रभावपूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए राइटर अपनी बात को कहने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से एक ही वर्ड को बार बार पुनरावृत्ति करता है। जितनी भी टंग ट्विस्टर होते हैं, है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक में चंदनी चटाई, तो ये च च च च च च की पुनरावृत्ति बार बार होने की वजह से यहां अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा? ओके, थैंक यू बेटा। ओके थैंक्स बेटा। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये क्या है? ये चा का इफेक्ट पड़ रहा पूरे सेंटेंस पे और चा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। इसी तरह अंग्रेजी में जब आप देखते हैं, जेन ऑस्टिन तो फैन थी, उनके जितने भी नाटक हैं, जितने भी उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, उनके जो टाइटल सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये बेहतरीन उदाहरण है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी बेहतरीन उदाहरण है किसके? अलिटरेशन के। इसको अंग्रेजी में अगर हम पढ़ें तो आपको ध्यान, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ध्यान से। रिपीटिशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड इन द सेंटेंस इज अलिटरेशन, अनुप्रास है। जब एक शब्द की आवृत्ति एक लेटर को बार बार यूज किया जाए। वी ऑफन कम अक्रॉस अलिटरेशन इन पोएट्री, टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड पोएम्स। अक्सर ये मिलता कहां है? पोएट्री में मिलता है, टाइटल ऑफ द बुक्स में मिलता है और पोएम्स में मिलता है बार बार अलिटरेशन। जैसे पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये देखो टंग ट्विस्टर। पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, क्लियर है? पीटर पेपर ये कौन है? नाम है। पिक्ड ने पिक किया, अब पेक ऑफ, पेक माने छोटा सा चुम्बन होता है, ऐसे हल्के से छू लेना, हल्के से टच कर लेना, अपने मुंह से चोंच से हल्के से टच कर लेना। तो यह पेपर पिकर जो है, ये पीटर पिकर जो है, ये पिक करता है, चुम्बन लेता है, किसका? पिकल्ड पेपर्स। पेपर्स माने मिर्ची होती है, उस मिर्ची में जो अचार से बनी हुई थी, अचार जानते हो ना, चटनी, तो अचार की, मिर्ची के अचार को हल्के से चुम्बन लिया, मींस हल्के से चखा, और सेंटेंस क्या बन गया? पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। बोलिए मेरे साथ, पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो यहां पर क्या हो गया? ये, हाँ बिल्कुल, ये क्या हो गया बेटा? ये अलिटरेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूजन आसान था इसलिए मैंने कम एग्जांपल्स रखे हैं उसके। एल्यूजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने इंपॉर्टेंस की दृष्टि से लिटरेचर के ही एग्जांपल्स को चुनने का प्रयास किया है। मैंने ये सोच के ये एग्जांपल्स चुने हैं कि इन्हीं में से आपको एक एग्जाम में मिल जाए तो मुझे तो मजा ही आ जाए। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हो सकता है एक आध मिल जाए, क्योंकि आपके लिटरेचर्स की जितनी बुक्स हैं, चाहे वो मैकबेथ हो, चाहे वो हैमलेट हो,
चाहे वो शेक्सपियर की कोई किताब हो या किसी और टी.एस. एलियट की कोई किताब हो, उनके सेंटेंसेस हो, उन्होंने जो यूजेस किए हैं लिटरेरी टर्म्स के अपने भाषा को बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए, उसमें से ही कोई ना कोई एक पेपर में आता है। तो मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं, कोशिश ये किया कि वो लिटरेचर से ही रिलेटेड किसी बुक का भाग हो, ठीक है ना। तो एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन का मतलब होता है संकेत देना। एल्यूजन का मतलब होता है इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी किसी चीज को मेनी एल्यूजन्स मेक रेफरेंस टू प्रीवियस वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑफ आर्ट। जो पहले लिटरेचर में, आर्ट में, पूर्व में एक्सप्लेन की गई चीजें हैं, वो बाद के राइटर्स, मान लीजिए 15वीं शताब्दी में शेक्सपियर को लिखकर चले गए, 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर को लिखकर चले गए, बाद में टी.एस. एलियट ने उन्हीं के उस रिटन सेंटेंस को, उन राइटिंग में यूज्ड उस वर्ब को, उस वर्ड को यूज किया अपनी राइटिंग में और संकेत दिया बिल्कुल उसी तरह से जैसे से उन्होंने किया था। यानी शेक्सपियर के किसी कैरेक्टर ने कोई काम किया तो उस कैरेक्टर का रेफरेंस टी.एस. एलियट ने अपने लेखन में किया और उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट को, इस संदर्भ को जो इतिहास के लिखे हुए तथ्य से संकेत किया जाए, उसे हम एल्यूजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? मान लीजिए शेक्सपियर कुछ लिखकर चले गए, मिल्टन कुछ लिखकर चले गए, और फिर बाद में टी.एस. एलियट ने जब लिखा तो उन्होंने रेफरेंस लिया उन टी.एस. एलियट के उस कैरेक्टर का, सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम संदर्भ में। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसको मैं अंग्रेजी पढ़ के सुना देता हूं आपको। एल्यूजन इज व्हेन द ऑथर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द फिगर, प्लेस, इवेंट और आइडिया। किसी चरित्र को, किसी प्लेस, स्थान को, किसी इवेंट यानी घटना को, या किसी विचार को जो पूर्व में एक्सप्लेन किया है किसी राइटर ने, इनडायरेक्ट रेफरेंस उसका ले जब कोई राइटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, अपनी टेक्स्ट के बाहर से, तो वह कहलाता है एल्यूजन, यानी संकेत। यानी इतिहास की किसी घटना, किसी विचार, किसी स्थान या किसी चरित्र का जिक्र बाद के लेखन में राइटर के द्वारा किया जाना। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड बेटा। चलो, जैसे एग्जांपल्स हैं, स्टॉप एक्टिंग सो स्मार्ट, इट्स नॉट लाइक यू आर आइंस्टीन और समथिंग। अब आइंस्टीन तो हमारे इतिहास का हिस्सा है, और बाद में किसी ने एक सेंटेंस को लिखा जिसमें कहा आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करो, तुम आइंस्टीन नहीं हो जाओगे। तो आइंस्टीन का जिक्र उन्होंने किया, और आइंस्टीन इतिहास का तथ्य है, हिस्ट्री है, फिगर है। ये क्या है? इतिहास का फिगर है, और उन फिगर का हमने जिक्र कहां किया? अपने बाद में यूज्ड सेंटेंस में। तो ये क्या हो गया? दिस इज एन एल्यूजन टू द फेमस रियल लाइफ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जिक्र, जो कि इतिहास का हिस्सा है, किया जाना एल्यूजन कहलाता है। बात क्लियर हो गई? जैसे वीनस एंड एडोनिस है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामा, और इस शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा में वीनस और एडोनिस में नार्सिसस सो हिमसेल्फ फॉरसुक। देखिए जरा, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। मैं चाहता हूं आप इसको देखें। नार्सिसस सो हिमसेल्फ फॉरसुक, खुद ही हिला, एंड डाइड टू किस हिज शैडो इन द ब्रूक का मतलब झरना, झरने से बहता हुआ, कलकल करता हुआ, निनाद करता हुआ पानी, साफ स्वच्छ, उस पानी को, स्वच्छ जलधारा को, छोटी जलधारा को हम ब्रूक कहते हैं। तो उस ब्रूक में नार्सिसस खुद ही झुका और झुककर अपने चेहरे को देखने लगा। देखो ना, नार्सिसस सो हिमसेल्फ फॉरसुक एंड डाइड टू किस, मर गया किस करने के लिए उस परछाई को जो उस ब्रूक में उसे दिख रही थी। ब्रूक माने झरना। ब्रूक एक कविता भी है, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण गड़बड़ हुई, लेकिन मैं फिर से आ गया और वहीं से शुरू कर रहा हूं चीजों को। आ जाइए आप लोग, कहीं जाइएगा मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। हेलो हेलो, हेलो माय डियर्स,
आया नहीं, इसमें लगा देना अभी, है ना, तब तक चल रहा ना। तो मैंने कहा था कि मेटाफर और सिमिली दोनों ही एक जैसे होते हैं। कोई दो चीजें आपस में कंपेयर की जाती हैं। मेटाफर में एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाता है, मेटाफर में एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाता है, लेकिन सिमिली में एक चीज को जब दूसरी चीज कहा जाता है तो उसमें सो, लाइक, एज इन शब्दों का यूज किया जाता है। सो, लाइक, एज इन शब्दों का यूज भी किया जाता है किसमें? सिमिली में। तो सिमिली और मेटाफर में यही फर्क होता है, ठीक है ना। जरा देखिए, अ सिमिली इज अ टाइप ऑफ मेटाफर इन विच एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और कैरेक्टर, एक्शन इज कंपेयर्ड टू अनदर थिंग यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। एज और लाइक का यूज करके जब कहा जाए, तो मैंने अभी कहा था, हेलो, आ जाइए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुई है। अब किस तरफ से हुई है? हमारी तरफ से तो यहां कोई फॉल्ट नहीं थी, अचानक कट गया कनेक्शन। तो अब ये मशीनें हैं और इन मशीन्स में बहुत सारी चीजें हम ही डील करते हैं, इनको मशीन्स को हम ही डील करते हैं और हम ही नहीं जान पाते कि या कब इनका मूड नहीं होता काम करने का। चलिए आ जाइए आप लोग फटाफट, मैं अभी यही हूं। चलिए, बहुत मिस्ती जी आ गए आप, सुनैनी शर्मा जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, मेटाफर एंड सिमिली ये रूपक और उपमा अलंकार है, ये दोनों एक ही है। जब एक चीज को दूसरी चीज कह दिया जाए तो ये रूपक अलंकार होता है, और उपमा तब होती है जब एक को दूसरे के जैसा बताया जाए। जैसे मैं कहूं कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो इसका मतलब है मैं कैमल यानी ऊंट को शिप बता रहा हूं, जहाज बता रहा हूं रेगिस्तान का। तो रेगिस्तान का जहाज और कैमल दोनों में कोई ना कोई एक क्वालिटी ऐसी है जो कॉमन होती है। तो शिप का काम होता है लंबी दूरी की यात्राएं तय करना, और वही काम ऊंट करता है रेगिस्तान में, बिना पानी पिए, बिना चारा खाए नियमित रूप से, यूजुअली जैसे जानवर खाते हैं, वो लंबी दूरी तय कर सकता है। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूं कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कहूं कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ये सिमिली हो गई। बात समझ में आ गई बेटा आपकी? क्लियर है? ओके। अब देखो, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, लाइफ एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह है। तो ये एज की वजह से, लाइक की वजह से क्या हो गया? ये लाइक की वजह से हो गया क्या? सिमिली, ठीक है। माई लाइफ इज एन ओपन बुक, लाइफ को वो ओपन बुक बता रहा है, खुली किताब बता रहा है। तो यहां इज यानी एक चीज को दूसरी चीज कहा जा रहा है। अब किताब और उसकी लाइफ में कोई चीज कॉमन है, वो अपनी लाइफ को कह रहा है कि मैं ओपन बुक हूं, मींस एनीबॉडी कैन रीड मी, और बुक को भी कोई रीड कर सकता है, पेजेस खोले और उसको रीड कर लिया। और इसी तरह लाइफ को भी उसकी कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसके बारे में जान सकता है, उसकी किताब है, खुली किताब है उसका जीवन। तो ये दोनों चीजें कॉमन है। दैट बेबी इज एज क्यूट एज अ बटन, जितना खूबसूरत सुंदर सा बटन होता है उतना ही क्यूट ये बेबी है, और इसीलिए एज क्यूट एज की वजह से यहां सिमिली का यूज किया गया है। क्लियर हो गई बात? तनु पवार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, ये आसान है, थोड़े से एग्जाम्पल इसीलिए मैंने लिए हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स और फिर मेटोनिमी, बहुत शानदार। चलिए पहले इसके एग्जांपल्स पढ़ लें ऊपर, फिर आ जाए मेटोनिमी पर। बेबी यू आर अ फायरवर्क, यू आर अ फायरवर्क, यहां मेटाफर है। मैंने किसी को कहा बेबी यू आर अ फायरवर्क, तुम फायरवर्क, फायरवर्क का मतलब आग लगाने पे जलने वाला पटाखा, पटाखा जानते हैं आप, जो दीपावली में छुड़ाया जाता है। ये किसी बेबी को फायरवर्क कह रहा है। तो एक चीज दूसरी चीज, और लाइक अ फायरवर्क कहता या एज फायरवर्क कहता, एज का यूज तो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए लाइक का ही यूज किया जाता है, इसलिए यहां लाइक होगा। एज तब होगा जब वहां पर एक क्लॉज होगा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैं कहूं ही इज लाइक, और एज का यूज कब होता है ये मैं बता रहा हूं। ही इज लाइक हिज फादर,
तो इसका मतलब है वो उसके फादर की तरह है। तो यहां हिज फादर एक ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो इस नाउन को जोड़ने के लिए हमने लाइक का यूज किया। और अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ही इज एज हिज फादर वाज, या इज जो भी लगा दो। तो अब यहां फादर, हिज फादर वाज, ये एक क्लॉज हो गया और ही इज भी एक क्लॉज हो गया। तो यहां दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एज का यूज किया है और यहां नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हम लाइक का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो लाइक का भी यूज कर सकते हैं और एज का भी यूज कर सकते हैं। यहां देखिए ना, नाउन प्रोनाउन जोड़े जा रहे हैं, इसलिए हम लाइक का यूज किया जा रहा है। बेबी यू आर अ फायरवर्क, ठीक है। व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर, यॉन्डर माने बिल्कुल क्षैतिज, विंडो ब्रेक्स, कैसे विंडो ब्रेक करती है। व्हाट लाइट, किस प्रकार की लाइट, थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, यहां पर क्या है, यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन, जूलियट को क्या कहा जा रहा है, सन कहा जा रहा है, सूर्य। ये पूरब है और इधर से जूलियट सूर्य, जूलियट एक सूरज है और इधर पूरब है। जूलियट का घर जिधर है, ये कौन कहता है, रोमियो कहता है, ये मेरे लिए पूरब है जूलियट का घर और जूलियट एक सूरज है। इसका मतलब क्या है, अभी पूरब से सूरज का उदय होगा, ठीक है ना। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन, यहां मेटाफर हो गया। सी इज एज विशियस एज अ लायन, वो उतना ही विशियस है जैसे कि लायन होती है, लायन होता है वैसे ही वो है। तो यहां उसको उतना विशियस कहा गया है जितना कि लायन होता है, इसलिए यहां पर सिमिली का यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटोनिमी, मेटोनिमी वह अलंकार जिसमें किसी पदार्थ या किसी वस्तु का नाम लेकर के उसे बारे में कहा जाए। और ये कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऊपर कर देता हूं, बस 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 आ गया। ओके, अब मेटोनिमी इज when a related word or phrase is substituted for the actual thing to which it is referring, वास्तविक चीज जिसको वो रिफर कर रहा है को सब्स्टिट्यूट कर दे। पेन इज माइटर देन द सोर्ड, अब पेन यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सोर्ड यहां सब्स्टिट्यूट कर रही है। अभी आगे बताते हैं आपको। दिस डिवाइस इज यूजुअली यूज्ड द पोएटिक और सिंबॉलिक इफेक्ट, सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक इफेक्ट डालने के लिए राइटर्स इसका यूज करते हैं, या तो पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है पेन। वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है उस व्यक्ति से जो स्वॉर्ड यानी तलवार यानी ताकत रखता है, ताकत से बुद्धि ज्यादा बड़ी होती है, ऐसा ये कह रहा है। देखिए, दिस स्टेटमेंट विच वॉज कॉइन्ड बाय एडवर्ड ब्लर लिटन, एडवर्ड ब्लर लिटन के द्वारा कॉइन किया गया ये वर्ड 1813 में कंटेन्स, ये कंटेन करता है टू एग्जांपल्स ऑफ मेटोनिमी, दो एग्जांपल्स इसमें मेटोनिमी के। क्या, द पेन रिफर्स टू द रिटन वर्ड, लिखी हुई चीजों को, लिखी पढ़ी चीजों को। द सोर्ड रिफर्स टू द मिलिट्री फोर्स और वायलेंस, जबकि सोर्ड मिलिट्री फोर्स या वायलेंस को रिफर करती है। क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, नहीं मैं ऑफलाइन, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बेटा, कंट्रारी वर्ड्स थे जो दूसरे के सिंबलाइज कर रहे थे। अब देखें आगे, आगे चलें। वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन, अब क्राउन का मतलब यहां सत्ता है, सत्ता, जो भी सिंहासन पर बैठा है, सत्ता में है, मैं उसका लॉयल हूं, ठीक है ना। तो क्राउन किसकी जगह पे लगाया गया, रॉयल पर्सन, जो भी राजा होगा उस राजा का मैं लॉयल रहूंगा। तो क्राउन राजा की जगह यूज किया गया, तो राजा की जगह यूज किया जाने के कारण यहां पर डिवाइस का यूज किया गया है। चलिए, द व्हाइट हाउस विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट, व्हाइट हाउस विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट, ऊपर कोई एग्जाम्पल छूटा तो नहीं है, एक बार देख लें। हाँ ठीक है, तो मेटोनिमी का यूज यहां भी किया गया है, कहां पे, व्हाइट हाउस।
देखिए कहां गया लॉयल्टी, हाँ द व्हाइट हाउस, हाँ व्हाइट हाउस का मतलब है अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट अराउंड नून टुडे, आज नून के आसपास एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कौन? व्हाइट हाउस करने वाला है। तो व्हाइट हाउस करने वाला है का मतलब है व्हाइट हाउस को किसकी जगह यूज किया गया है? प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जगह पे। माय डियर यू हैव ऑल माय हार्ट, तुमने तो मेरा दिल ही ले लिया। तो हार्ट यहां पर क्या है? इमोशन है, लव और इमोशन। तुमने मेरा प्यार जीत लिया, हार्ट थोड़ी जीता, हार्ट तो पंपिंग सेट है जो अंदर लगा है खून पंप करने के लिए, साफ करने के लिए, वहां को इमोशंस थोड़ी होते हैं। लेकिन यहां हार्ट को रिप्लेस किससे किया गया? इमोशंस। तुमने मेरे इमोशंस को जीत लिया है। आफ्टर द प्रोटेस्ट मे बी वाशिंगटन विल लिसन टू, वाशिंगटन इसको सुनेगा, वोटर्स की बात को, अनाउंसमेंट के बाद। आफ्टर द प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के बाद शायद उनके कानों में कुछ जाएगा और चयन बोर्ड शायद सुनेगा और रिजल्ट को जारी करेगा, ये आप कह रहे हैं। चयन बोर्ड सुनता ही नहीं, तो चयन बोर्ड कैसे सुनेगा? वो तो एक पदार्थ है, वो तो एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। चयन बोर्ड तो कोई भी हो सकता है। तो वहां पर जो रिप्लेस किया गया चयन बोर्ड के अध्यक्ष को, तो आफ्टर द प्रोटेस्ट के बाद मे बी वाशिंगटन विल लिसन, वाशिंगटन सुनेगा मींस अथॉरिटीज विल लिसन। चलो, माय ब्रदर वो जस्ट रिलेटेड फ्रॉम द बिग हाउस, रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस, बड़े घर से आए हैं, बड़े घर से मतलब जेल से छूटे हैं, तो प्रिजन को यहां रिप्लेस किया गया बिग हाउस से, और इसीलिए यहां मिटोनिमी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन? मिटोनिमी। ये जरूर आपके एग्जाम में आएगी। आज का जो पहला डिवाइस है वो है एनार्कनिज्म। ये जो एनार्कनिज्म है, ये कॉर्न का मतलब होता है समय, काल। एनार्कनिज्म का यूज वहां पर किया जाता है जब कोई व्यक्ति लेखन में, अपने लेखन में किसी ऐसी चीज का जिक्र करता है जो फ्यूचर से आई हो। मतलब अभी घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ और जूलियस सीजर ने कहा व्हेन क्लॉक स्ट्रक 10, तो क्लॉक का तो कभी आविष्कार ही तभी नहीं हुआ था शेक्सपियर के जमाने में। तो ये क्या था? ये एनार्कनिज्म था। तो एनार्कनिज्म वहां पर आता है जब किसी ऐसी त्रुटि की जाए लिटरेचर में जो इन्वेंशन हुआ ही नहीं, उसकी बात कर रहा हो वो। जरा एग्जाम्पल के साथ पहले परिभाषा देखेंगे, आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है ये, इसको आप पढ़िए ध्यान से, और इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एन एनार्कनिज्म अकर्स व्हेन देयर इज एन इंटेंशनल एरर। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादित, इरादा करके, जानबूझकर। इंटेंशनल एरर इन द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी माने टाइम में, और टाइम लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट की टाइम लाइन में कोई जानबूझकर की गई गलती एनार्कनिज्म कहलाती है। दिस कुड बी अ कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर भी अपीयर हो सकता है, दैट अपीयर्स इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, जो किसी और समय पर अपीयर हो जाए कहीं इतिहास में, लिटरेचर में, पीरियड, देन व्हेन ही एक्चुअली लिव्ड, जब वो वास्तव में रहता हो के बजाय वो उस समय पैदा हो जाए जब वो था ही नहीं, तो ये एनार्कनिज्म है। और अ टेक्नोलॉजी दैट अपीयर्स, जैसे घड़ी का जिक्र मैंने किया था, और अ टेक्नोलॉजी दैट अपीयर्स बिफोर इट वाज इन्वेंटेड, अपने इन्वेंशन से पहले ही उसको अपीयर कर दिया जाए। एनार्कनिज्म आर ऑफन यूज्ड फॉर कॉमिक इफेक्ट, तो कॉमेडिक या कॉमिक इफेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई बिल्कुल? यस। द मोस्ट फेमस एनार्कनिज्म एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम एक्ट 2 सीन 1 विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। कैसे? ब्रूटस कहता है पीस, क्लॉक, काउंट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखो, शांत रहो शांत रहो, जरा घड़ी की तरफ देखो, मींस समय देखो, समय देखो क्या हो रहा है। लेकिन समय देखो क्या हो रहा है मींस लेट, वी आर गेटिंग लेट, वो कहना चाह रहा ब्रूटस। लेकिन जो उसने कहा, शेक्सपियर ने जो कहलवाया उससे, वो क्या था? क्लॉक। तो क्लॉक का तो इन्वेंशन ही नहीं 15th सेंचुरी में हुआ था, तो कैसे ये आ गई? क्लॉक का इन्वेंशन बाद में हुआ था। तो कैसियस ने कहा द क्लॉक हैज स्ट्राइकन दी 3 बजा दिए हैं क्लॉक ने। तो ये जो क्लॉक का जिक्र हुआ है
उस समय जबकि क्लॉक का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो ये लिटरेचर में क्या कहलाएगी, ये अनॉर्गनिज्म कहलाएगा। और अब जरा मैंने कोशिश की है कि कई एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात को समझाऊं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? कई एग्जाम्पल्स, और वो सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल्स कहां लिए हैं, लिटरेचर से लिए हैं, ताकि आपके लिटरेचर भी तैयार हो और वही एग्जाम्पल तैयार हो जो एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कम से कम एक जरूर इसमें से फंसाऊंगा मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा शुरू करें। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, सुनैनी, अनुज, चंद्र मौर्य, अनुराग जी, सोनम बिश्नोई जी, अनुज जी, अनुराग जी, ज्योति कुशवाहा जी, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। चलें आगे बढ़े बेटा। तो एक एग्जाम्पल तो ये देखा आपने, अब जरा दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब जरा बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो, ब्रूटस वाला हो गया। ही प्लक्ड मी ओपन हिज डबलेट, ये भी वही जूलियस सीजर से ही लिया गया है। एंड ऑफर्ड देम हिज थ्रॉट टू कट, तो ये तो सही है, थ्रॉट टू कट, गला काटने के लिए। लेकिन जो ये डबलेट वर्ड है, ये डबलेट का मतलब होता है बंद वाली जैकेट जो यहां से चैन लगी होती है, जिसका इन्वेंशन ही उस समय नहीं हुआ था। तब तो लबादे पहनते थे राजे महाराजे, जब जूलियस सीजर का समय था। तो जूलियस सीजर के समय में ना घड़ी का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने उसके मुंह से कहलवाया जूलियस सीजर के कि क्लॉक स्ट्राइक ऑन 3, तो एनार्कनिज्म हुआ। उसी तरह से डबलेट का भी जिक्र किया गया है शेक्सपियर के द्वारा, जबकि वो उस समय जब जूलियस सीजर रहता था तो डबलेट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये क्या है, ये भी एक एनार्कनिज्म की घटना है, और यहां उसी डिवाइस का यूज किया गया कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए। मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है, और 4 ट्रेजेडीज में सबसे महत्वपूर्ण मैकबेथ है हैमलेट के बाद। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड अपने प्ले में उस कहता है, रॉस दैट नाउ स्वानो द नॉर्वेज किंग कार्व्स, माने डिजायर कंपोजिशन, नॉर वुड ही डिजाइन, वी डिजाइन हिम बरियल ऑफ दिस हिज मैन till he disbursed at St. Columns Inch $10,000 to our general use। जिस समय की घटना है मैकबेथ की स्टोरी है द किंग ऑफ नॉर्वे की, मैकबेथ आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, उस समय तक डॉलर का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में डॉलर शब्द का यूज करके क्या ला दिया, उसमें एनार्कनिज्म ला दिया है, यानी समय काल में होने वाली घटना में त्रुटि कर दी है, इफेक्ट डालने के लिए, कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए। तो ये भी एक एनार्कनिज्म का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एनाफोरा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब होता है आद्या पुनरुक्ति, अन्वादेश, ये इसकी हिंदी है एनाफोरा। अब जरा अंग्रेजी में समझे इसको। एनाफोरा इज व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीपल सेंटेंसेस throughout a piece of writing. It is used to emphasize the repeated phrase and evoke strong feelings in the audience. ये ऑडियंस के लिए अपने सेंटेंस का महत्व समझाने के लिए, उसको उस पर फोर्स करने के लिए, फोकस करने के लिए, उस पर ज्यादा इंटेंशनली ज्यादा फोर्स करने के लिए, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में कोई एक फ्रेज या वर्ड बार बार रिपीट किया जाए, तो जो घटना होती है, जो डिवाइस बनती है, वह एनाफोरा कहलाती है। क्लियर हो गई? When a certain phrase or word is repeatedly repeated in the beginning of any sentence to make greater effect, it happens what? Anaphora। तो एनाफोरा घटित होती है। अब जरा इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, और एग्जाम्पल्स के लिए बढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल्स के लिए आगे बढ़ेंगे बेटा,
और ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स बेटे। चलो, अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा इज विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का एक फेमस स्पीच है। विंस्टन चर्चिल को हम जानते हैं, वी शैल फॉट ऑन बीचेस। ये वो स्पीच देते हैं, इसके नाम से वो मशहूर थी, इसको आगे मैं देखूंगा अभी। वी शैल फाइट, इस फ्रेज को उन्होंने बार बार रिपीट, वी शैल फाइट टू देम, वी शैल फाइट टू द बीचेस, वी शैल फाइट टू द आर्मी। ये सारे चीजें, ये सारा जो स्पीच वो बोलते हैं, उस स्पीच में एक फ्रेज वो बार बार यूज करते हैं। कौन? वी शैल फाइट, लिस्टिंग न्यूमरस प्लेसेस वेयर द ब्रिटिश आर्मी विल कंटिन्यू बैटलिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम जानते हैं विंस्टन चर्चिल स्टेट्समैन ऑफ ब्रिटिश थे, यूनाइटेड किंगडम थे, और 40 से 45 के बीच में जब भारत में इंग्लैंड का शासन था और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी, एट दैट टाइम ही वाज रूलिंग ओवर देयर, एट दैट टाइम ही वाज रूलिंग ओवर देयर, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में 40 और 45 तक वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ही डिड दिस, उन्होंने ये स्पीच दी टू rally both troops and the British people and to give them confidence that they would still win the war। जब उनको लगा कि वो हार रहे हैं, तो विंस्टन चर्चिल की ये स्पीच जो उन्होंने, जिस स्पीच में उन्होंने वी शैल फाइट बार बार कह करके अनेक स्थानों का नाम उसमें जोड़ा, वो ब्रिटिश के लोगों के लिए और आर्मी के लिए थी कि वो अभी भी जीत सकते हैं, वो अभी भी जीत सकते हैं। तो अपनी भाषा को, अपनी स्पीच को इंप्रेसिव बनाने के लिए, लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालने के लिए, अगर कोई शब्द या कोई फ्रेज किसी सेंटेंस के बीच में, किसी सेंटेंस के शुरुआत में बोला जाता है, तो एनाफोरा की घटना होती है। और वो एक और एग्जांपल देखें, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द एपॉक ऑफ बिलीफ। ये द टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। तो अगर ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, तो उसका मीनिंग नहीं आपसे पूछेगा, वो कहेगा विच डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। इट वाज, तो इट वाज देख रहे हैं आप, तो ये इट वाज रिपीटेडली रिपीटेड है। इसका मतलब ये है कि वो आगे जो सेंटेंस में बात कहना चाह रहा है, उस पर वो बहुत फोर्स डालना चाहता है, जिससे वो कह रहा है उसका। तो यहां पर कौन सी घटना है? यहां एनाफोरा की घटना है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, व्हेन एनाफोरा अपीयर्स, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में भी आपको बता दिया मैंने। विंस्टन चर्चिल की जो स्पीच है वो आगे मैंने यहां मेंशन की हुई है, आपको दिखा देते हैं। ये है, वहां पर एग्जाम्पल था, ये स्पीच यहां पर मैंने मेंशन की हुई, इसको आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं साथ में। वी शैल नॉट फ्लैग और फेल, हम हारेंगे नहीं। वी शैल गो ऑन टू द एंड, हम अंत तक जाएंगे। वी शैल फाइट इन फ्रांस, हम फ्रांस में लड़ेंगे। वी शैल फाइट ऑन द सीज एंड ओशियंस, हम समुद्र और सागरों में लड़ेंगे। वी शैल फाइट विद ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन द एयर, हम बढ़ती हुई हवा की ताकत में और बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे। वी शैल डिफेंड अवर आइलैंड वॉट एवर द कॉस्ट में भी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, हम अपने आइलैंड की सुरक्षा करके रहेंगे। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, हम समुद्र के स्थल से मिलने वाले प्रदेशों में लड़ेंगे, हम बीचेस पे लड़ेंगे। वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, हम लैंडिंग ग्राउंड्स में लड़ेंगे। वी शैल फाइंड द फील्ड्स एंड इन द स्ट्रीट्स, हम गलियों में लड़ेंगे, हम खेतों में लड़ेंगे। वी शैल फाइट इन द लैंड्स इन द माउंटेन्स। तो ये कहने का मतलब है, जब कोई सेंटेंस की शुरुआत में कोई फ्रेज रिपीट किया, वी शैल नेवर सरेंडर, तो वी शैल बार बार रिपीट किया गया है, और इस वजह से यहां क्या है, इसलिए यहां पर एनाफोरा का यूज किया गया है। जरा एक एग्जाम्पल और देखेंगे। द पुलिस नाम की एक लेख में एवरी ब्रेथ यू टेक, ये अमेरिका की पुलिस के लिए उस स्लोगन बनाया गया था, उसको बूस्टअप करने के लिए। क्या? एवरी ब्रेथ यू टेक, आप शपथ लीजिए
कि हर वो सांस जो आप लेंगे, एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, एवरी बॉन्ड यू ब्रेक, एवरी स्टेप यू टेक, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर रेस्टिंग अपॉन योर शोल्डर्स। कंधों पे आपके सवार हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें आपको निभाना होगा। तो ये अमेरिकन पुलिस को बूस्टअप करने के लिए जो बनाया गया था उसमें एनाफोरा का यूज किया गया। एवरी रिपीटेडली रिपीटेड है। और ध्यान से समझिएगा आप बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। सबको गुड मॉर्निंग मैंने भेज दिए, मैं पढ़ाऊं बेटा। चलो शुरू करते हैं आगे। और एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या होता है? अवतारवाद। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बताता हूं। हाँ, ध्यान से समझिए। एंथ्रो एक वर्ड होता है। एंथ्रो, पहले इसको समझ लीजिए आप बेटा। एंथ्रो को दो भागों में बांटा जाता है, एंड्रो या एंडर और गाइन। ठीक है ना? तो ये एंथ्रो का मतलब होता है मानव, एंडर का मतलब होता है पुरुष, और गाइन से बनने वाले वर्ड्स, रूट वर्ड्स बता रहा हूं मैं, ये होती है महिला। तो आपके एंथ्रो समझ में आया क्या है? एंथ्रो में मानव से रिलेटेड बात कही जाती है और मानव होता है मतलब एंथ्रो का। तो एंथ्रो का मतलब तो मानव हो गया। पो एंथोपो, ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप का मतलब आकार होता है, और इज्म वाद होता है। तो जब कोई मानव रूप में आ जाए, कोई अलौकिक शक्ति, भगवान, लॉर्ड, ईश्वर जब मानव के शेप में आ जाए, आकार में आ जाए, तो उस घटना को हम एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात बेटा? बात क्लियर हो गई? सब समझ में आ गया बेटे? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप जरा इसको लिटरेरी टर्म्स में समझिए, ये है क्या? एन एंथ्रोमॉर्फिज्म अकर्स, घटित होता है, व्हेन समथिंग नॉन ह्यूमन, अनह्यूमन या नॉन ह्यूमन, सच एज एन एनिमल, प्लेस और इनएनिमेट माने निर्जीव। ये एनिम से बना है बेटा। ये जो एनिमेट वर्ड है ये एनिम से बना है। एनिम का मतलब होता है लाइफ। जहां भी एनिम का जिक्र होगा, एनिमल, तो एनिमल वो जो जीवित है, एडजेक्टिव बन गया एनिमल और नाउन भी बन गया। तो एनिमल का मतलब जिसमें एनिम हो, लाइफ हो, जीवन हो। एनिमेट का मतलब जीवित और इनएनिमेट उसका अपोजिट हो गया, यानी निर्जीव। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बिहेव्स इन ह्यूमन लाइक वे। जब कोई जानवर, कोई प्लेस, कोई स्थान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ऐसे व्यवहार करे कि जैसे उसमें जान आ गई हो, वह अलौकिक शक्ति उसमें घुस गई और जान आ गई उसमें। जेके रोलिंग का नाम सुना है आपने? उनकी बुक में इसका बहुत सारा यूज किया गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। यहां पे है जगह भी। एग्जाम्पल कहता है, चिल्ड्रंस कार्टून जितने भी होते हैं आपने देखा होगा, छोटा भीम देखा, बड़ा भीम देखा, महाभारत भी देखी। ये महाभारत, छोटा भीम, ये जो कार्टून यानी इनएनिमेटेड सीरीज चली है, जो इनएनिमेटेड जो कार्टून्स बनाए गए हैं, वो अचानक चलने लगते हैं। तो वो अचानक चलने लगते हैं जैसे उसमें जान आ गई हो, अलौकिक शक्ति उसमें प्रवेश कर गई हो, यानी वो मानव रूप में आ गए हो। तो वहां पर क्या यूज किया गया है? वहां पर एंथ्रोफॉर्मिज्म यूज किया, मॉर्फिज्म यूज किया गया है। तो चिल्ड्रन के कार्टून जैसे मिक्की एंड मिनी माउस, मिक्की माउस सुना है ना नाम? या मिक्की माउस जैसे वो बोलने लगता है, कपड़े पहन लेता है, सिंग यानी गाने लगता है, डांस करने लगता है, कार चलाने लगता है। तो ये सारे कार्य जो करने लगता है वो निर्जीव होकर के सजीव की तरह बात करने लगता है, कार्य करने लगता है। तो वहां एंथ्रोमॉर्फिज्म का यूज किया जाता है। जैसे रियल माइस कैंट डू दिस, एनी ऑफ दीज थिंग्स। क्या वास्तविक चूहा ऐसा कुछ कर सकता है जैसे मिक्की माउस करता है? नहीं कर सकता। बट द टू माउस कैरेक्टर्स बिहेव मच मोर लाइक ह्यूमन देन माइस।
माइस की अपेक्षा वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगते हैं और तब वहां एंथ्रोमॉर्फिज्म उपस्थित हो जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। द जैगुआर, ये टेड हजिस का है। एनिमल फॉर्म, ये जॉर्ज ओरेवल का है। कल इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। तो कल जब जिक्र किया था मैंने, तो वहां पर इसमें बताया था कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें पिग होता है, और उसमें जिराफ होता है, उसमें हॉर्स होता है। वो लोग बातें करने लगते हैं। तो जब वो बातें करने लगे, जीवित हो जाएं, जानवर होकर इंसानों की तरह बातें करने लगे, तो वहां एंथ्रोमॉर्फिज्म हो गया। जैसे आपने देखा होगा वो छोटा बच्चा जिसमें जंगल में खो जाता है, क्या है वो, बिल्कुल वही आपने नाम लिया उसका। तो उसमें वो बच्चा के साथ में जो जैगुआर होता है, जो बंदर होते हैं, वो सब बात करते हैं। सांप आती है प्रियंका चोपड़ा की आवाज में, वो बात करती है। तो वो जानवर होकर के प्रियंका चोपड़ा की आवाज में कैसे बात कर सकती है? वहां क्या है? एंथ्रोमॉर्फिज्म है। वहां पर निर्जीव वस्तु ने मानव रूप ले लिया है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं उन बुक्स के जिनको मैं जिक्र किया हूं। आगे बढ़ें। अब पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म में आपको थोड़ा सा अंतर में बता दूं। ये एक साथ नहीं आएगा, चलो ठीक है मैं बता दूं पहले। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। आप जानते हैं पर्सन इन फिक्शन इज पर्सोनिफिकेशन। जब किसी निर्जीव वस्तु से सजीव की तरह व्यवहार करवाया जाए और उसको संबोधित किया जाए तो अपास्ट्रफ हो जाएगा। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह, हे पंखा महाराज चलो जरा बड़ी गर्मी है, हे कैमरा भैया ठीक से चलना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैमरा भैया को पुकार रहा हूं और कैमरा भैया तो निर्जीव है, अपास्ट्रफ हो गया। और कैमरा फंक्शंस वेल, कैमरा फंक्शंस वेल, यहां क्या है? यहां पर्सोनिफिकेशन है। फायर बर्न्स, यहां क्या है? यहां पर्सोनिफिकेशन है। सन इज मूविंग फास्ट, यहां भी पर्सोनिफिकेशन है। द एयर इज ब्लोइंग हार्ड, द एयर इज मूविंग, द एयर इज वॉकिंग, यहां पर वॉकिंग कर रहा हूं मैं। मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया बादलों के पीछे। मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, तो मून ने अपना चेहरा छुपा लिया। ये तो किसी पर्सन का काम है। जब किसी निर्जीव वस्तु का एक्शन सजीव की तरह हो तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन जब कोई निर्जीव व्यक्ति सजीव की तरह बात करने लगे, कार्य करने लगे, गाड़ी चलाने लगे, मूव करने लगे, कपड़े पहनने लगे, स्कूटर चलाने लगे, तो ये क्या है? ये एंथ्रोमॉर्फिज्म है। तो आपको दोनों के अंदर फर्क समझना होगा, पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म में। देखो लिखा क्या है, एंथ्रोमॉर्फिज्म इज इजी टू कंफ्यूज विद द सिमिलर लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, बट दे आर एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। आप देख लीजिए इसको, क्या पर्सोनिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव फिगर है, ये लैंग्वेज है इन विच नॉन ह्यूमन थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स में मानवीय गुण देख लिए जाते हैं, तब पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन अगर नॉन ह्यूमन थिंग्स टॉक करने लगे, ड्राइव करने लगे, बात करने लगे, सोशलिज्म फॉलो करने लगे, एनिमलिज्म फॉलो करने लगे, वो इस तरह से बिहेव करने लगे जैसे कोई मानव करता है, बातें करने लगे और लड़ने लगे, चलने लगे, सड़क पर मूवी देखने जाने लगे, चाट खाने लगे, तो एंथ्रोमॉर्फिज्म हो जाता है। जैसे कि उसमें आकार ले लिया हो मानव का किसी अनह्यूमन थिंग ने। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे द रेन पोर डाउन ऑन द वेडिंग गेस्ट, रेन पोर डाउन ऑन द वेडिंग गेस्ट इंडिफरेंट टू द प्लांट्स, उदासीन हो गई प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स की तरफ उदासीन, ये तो मानव गुण है रेन, और रेन तो एक निर्जीव चीज है। और अगर रेन टॉक करने लगे, बात करने लगे, तो क्या हो जाएगा? तो एंथ्रोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। डिस्क्राइब द रेन इन द इंडिफरेंट इज एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहां मानवीय गुण है इंडिफरेंट। कोई वस्तु नहीं इंडिफरेंट हो सकती, वो तो खुद इंडिफरेंट होती है, वो किसी से इंडिफरेंट कैसे हो सकती है? तो ये मानव गुण उसने अपना लिया और पर्सन इन फिक्शन यानी पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है ना? बिकॉज रेन कैंट बी इंडिफरेंट नॉर कैन इट फील एनी ह्यूमन इमोशन, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। चले आगे बढ़े। अब आ जाएं एसिनडिटॉन। एसिनडिटॉन क्या है? चलिए देखिए इसको, एसिनडिटॉन को पढ़िए।
एवरीबडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। हैव अ गुड डे यू टू यू। रामदास जी वेरी गुड, सुनैनी जी, करुणा सैनी जी, सुशील कुमार जी, मैं कमेंट्स ले लेता हूं एक बार। बेटा दोबारा देख लेना बेटा, टीजीटी साइंस का कैसे जवाब मैं दूं बेटा, इंक्वायरी लीजिए आप बेटे, सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अजय यादव बेटा ध्यान से समझो मेरी बात। जब कोई निर्जीव चीज वॉक करने लगे, टॉक करने लगे, एक्शन में आ जाए, मानव की तरह हरकतें करने लगे, विद्रोह करने लगे, नारेबाजी करने लगे, चाट खाने जाने लगे, मूवी देखने जाने लगे, तो उसने क्या हुआ, निर्जीव चीज ने मानव का आकार ले लिया और वो एंथ्रोमॉर्फिज्म हो गया। लेकिन अगर किसी निर्जीव चीज के ऐसे गुण को एक्सप्लेन किया जाए जो गुण केवल पुरुष यानी पुरुष या महिला या बच्चे में हो सकता है, यानी पर्सन में हो सकता है, बात समझ रहे हैं आप। मैं कहूं एक्सपीरियंस इज ए टीचर, तो यहां पर्सोनिफिकेशन है। मैं कहूं एक्सपीरियंस इज अ टीचर, तो टीचर तो एक पुरुष हो सकता है, एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। जैसे मैं कहूं द सन हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द ब्लैक क्लाउड्स, सूरज ने अपना चेहरा काले बादलों के पीछे छिपा लिया है। व्हील इज रेंट, घूंघट हट चुका है, घूंघट हट गया है, तो घूंघट तो निर्जीव, वो हटेगा कैसे, वो बिहेव ऐसे कर रहा है, उसके अंदर गुण ऐसा लाया जा रहा है जैसे कि वो मानव हो, ये पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन अगर घूंघट वॉक करने लगे, टॉक करने लगे, बात करने लगे, तो एंथ्रोमॉर्फिज्म है, बात समझ। तो जब किसी मानवीय गुण को किसी निर्जीव चीज में देखा जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन अगर किसी निर्जीव चीज को मानव की तरह काम करते देख लिया जाए तो वो एंथ्रोमॉर्फिज्म है। कंफ्यूज मत होना बेटा, क्लियर हो गई बात बेटा, क्लियर है बाबू। असर बेग, हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चंस कम से कम 100 to 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कम से कम मैं करवाऊंगा इसी से रिलेटेड। किससे, ये जो भी चैप्टर समाप्त होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगा और पीडीएफ दूंगा उन क्वेश्चंस का, ठीक है ना, प्रॉमिस। बिल्कुल, ये भी आपको देख रहे हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है, बना लिया है, ताकि आपके सामने से हट गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद क्या करना है आपको, आप उसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, तो हमारी मेहनत आप तक पहुंचेगी। चलिए, एसिंडिटॉन, संयोजकहीन रचना। द गवर्नमेंट, लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, रूल इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर मैं ऐसे कहूं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, तो यहां एंड लगा दूं तो ये संयोजक हो गया, कनेक्टर हो गया। लेकिन मैं ऐसे ही बोल दूं बिना संयोजक के तो क्या हो गया, ये एसिडिटोन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसी फिगर ऑफ स्पीच और डिवाइसेस चुनी है जो आसानी से आपकी समझ में नहीं आती और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल्स की भरमार है मेरे इस पीपीटी में जो आपके सामने में लेके आया हूं। एसिडिटोन व्हेन द राइटर लीव्स आउट कंजक्शंस, जब वो कंजक्शंस सच एज, एंड, बट, और, एंड, फॉर, इनको जब वो यूज ना करे और ऐसे ही सेंटेंस लिख दे, इफेक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, टू मेक ग्रेटर इंपैक्ट इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेज, सो दैट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेज और सेंटेंस इज एम्फसाइज्ड, बहुत ज्यादा प्रभावी बन जाए, एम्फसाइज्ड हो जाए, प्रभावपूर्ण बन जाए, इसलिए उसमें ड्रॉप कर देता है वो क्या, कंजक्शंस को, और इस फिगर ऑफ स्पीच, इस डिवाइस को, इस लिटरेरी टर्म को एसिडिटोन कहते हैं। हिंदी में इसको संयोजकहीन रचना करने वाले वर्ड्स, सेंटेंसेस कहते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर स्पीचेज, ये हमेशा स्पीचेज में ज्यादातर यूज की जाती है, सिंस सेंटेंसेस कंटेनिंग एसिडिटोन कैन हैव अ पावरफुल मेमोरेबल रिदम,
क्योंकि इसमें पावरफुल और मेमोरेबल रिदम आ जाता है जो देर तक आपके ऊपर दिमाग पर असर करता है और हावी रहता है और आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। जरा एग्जांपल्स देखें कुछ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं तब एग्जांपल्स दिखाऊं आपको, ताकि एक साथ एग्जांपल्स आ जाएं। ये आ गए, आप देखो बेटा एग्जांपल देखो। अब्राहम लिंकन एंड्स हिज गेटिसबर्ग एड्रेस विद द फ्रेज, ये फ्रेज उन्होंने बोला था क्या, एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश द अर्थ, ये खत्म नहीं हो सकती पृथ्वी से। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल लगाते हम तो ये सेंटेंस कंप्लीट बन जाता, लेकिन उस एंड को यहां पर उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया और ये मेमोरेबल बन गया। रिकॉल करना इसको आसान है और आज तक सबके जेहन में डेमोक्रेसी की परिभाषा बन के रह गया। कौन, यही फ्रेज। बिकॉज ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज कॉल्ड एसिडिटोन, तो यहां एसिडिटोन का यूज उन्होंने किया है। एग्जाम्पल 2 देखें, वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क गए, प्लेड ऑन द जंगल जिम, जंगल जिम में खेला, रैन अराउंड हैड अ पिकनिक, घूमे वहां पिकनिक मनाई, दैट वाज अबाउट इट, यही सब कुछ है। तो ये क्या कह रहा है इसमें, वी वेंट टू द पार्क कॉमा लगाना चाहिए था, प्लेड ऑन द जंगल कॉमा लगाना चाहिए था ना, इस कॉमा की जगह एंड लगा देते। अब ये जब एंड लगा देते तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता, लेकिन इस एंड के हट जाने की वजह से यहां एसिडिटोन फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइस यानी लिटरेरी टर्म का यूज कर लिया गया है। क्लियर हो गई बात बेटे? वेरी गुड बेटा, बधाई। बिल्कुल पेपर तक, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उसके एक दिन पहले तक कंटिन्यू रखूंगा और इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ढेर सारा मटेरियल मेरे पास रेडी है और इतना सारा कुछ मटेरियल है आपके पास, भयंकर प्रिपेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना, बात करूंगा आपसे। वेरी गुड बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कैसे सिलेक्ट होगे बेटे? चलें आगे बढ़े बाबू, एक एग्जांपल और देख लें हम। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउ, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं ऊपर, यहां थर्ड एग्जांपल, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर नाउ फॉर एवर, अगर यहां हम एंड लगा दें अब और हमेशा के लिए तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, यहां कोई डिवाइस यूज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर यहां एंड रिमूव कर दिया, जो कि एंड यहां पर यूज होना चाहिए था, एंड फॉर एवर होना चाहिए था, तो ये क्या, एसिडिटोन का यूज यहां पर किया गया है। कॉलोक्विलिज्म, कॉलोक्विलिज्म क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, इसको सीधे आगे ले लेते हैं हम। ये लो बेटा, ये आ गया कॉलोक्विलिज्म, जरा इसकी एग्जाम्पल पढ़िए, ये पहले इसका परिभाषा पढ़िए और फिर मैं एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा। मैं कमेंट देख लेता हूं आपके। SSB गुप्ता, थैंक यू बेटा। मेरे ख्याल से कई बार आप लोगों ने पूछा, मैं आज बात कर ही लेता हूं। मेरे ख्याल से आपको किसी एक बुक में विश्वास नहीं करना चाहिए। जो TGT की सीरियसली तैयारी करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामाज आपको खरीदने चाहिए, जैसे 4 ट्रेजेडीज तो आप तुरंत खरीद ही लें, आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। 4 ट्रेजेडीज, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ, ये चारों आप खरीद लें। ये चारों खरीद लेंगे, उन सब में शेक्सपियर की जीवनी दी है जिसके बारे में दिया है, और इतना सारा मटेरियल दिया है कि वो परफेक्ट हो जाएगा आपके पास 4 ट्रेजेडीज से, और उसमें सारे एजेस, हालांकि मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आप पहले ये 4 ट्रेजेडीज खरीद लें और उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। कम से कम 5 क्वेश्चन इस ट्रेजेडीज से आते हैं। बाकी उसकी एज, उसका कार्यकाल, किस युग में, किस एज में, कब से कब तक ट्रेजेडीज लिखी, कब से कौन सी फर्स्ट ट्रेजेडी है, कौन सी फर्स्ट कॉमेडी है, कॉमेडी पहले लिखी, ट्रेजेडी पहले लिखी, कितनी एजेस उनकी पूरे लेखन में, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। तो आप ये ट्रेजेडीज खरीद के उनको पढ़ना शुरू करें। ऐसी लीजिएगा जिनमें हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात, मिल्टन की आप किताबें खरीदिए, पैराडाइज लॉस्ट आप खरीद लीजिए, मैंने ये सारी किताबें खरीदी हुई हैं।
पैराडाइज लॉस्ट को आप खरीदेंगे तो उसमें मिल्टन की जीवनी भी दी है। आप थोड़ा सा इंडियन राइटर की लीजिएगा, कोई जो इंडिया में पब्लिश होती है, लंदन से पब्लिश किताब है मेरे पास, तो उसमें हिंदी में नहीं दिया हुआ है। तो यहां इंडिया में पब्लिश की गई कंपटीशन लेवल के लिए जो बनाई गई किताबें हैं उसमें पैराडाइज लॉस्ट लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट लेंगे तो उसमें पहले तो मिल्टन की जीवनी दी होगी, उनके सारे वर्क्स दिए होंगे, सारे वर्क्स दिए होंगे, और उन वर्क्स को मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स को आप उसमें पढ़िएगा, और फिर पैराडाइज लॉस्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना उसमें, और कम से 3 से 4 क्वेश्चन मिल्टन पे जो आएंगे वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद गाल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ। तो गाल्सवर्दी का कोई एक प्ले ले लीजिएगा, कोई एक प्ले जरूर ले लीजिएगा गाल्सवर्दी का, और उस प्ले में लगभग पूरी जीवनी दी होगी गाल्सवर्दी की ऑथेंटिक, वो आपको पढ़नी है। और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की बुक ले लीजिएगा आप, एक ही बुक में सभी कविताएं होंगी, उनका एक्सप्लेनेशन होगा, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मेरे पास किताब है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी, आपको सर्च करना होगा। इन चारों राइटर्स की मेन किताबें आप खरीद लीजिए और उनको ध्यान से अच्छे से 7 से 8 घंटा रोज स्टडी करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो आइटम है लिटरेचर का, दूसरा किताबों के नाम कैसे करवाए जाएंगे, कैसे आपको याद करवाए जाएंगे, उनकी डेट्स कैसे याद होंगी, इनकी डेट्स कैसे याद होंगी, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए आप। दूसरी चीज लिटरेरी डिवाइसेस जितनी आएंगी वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, लैंग्वेज का पूरा पोर्शन मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लैंग्वेज के लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आप ऐसे करिएगा, आप बार बार पूछते इसलिए मैंने बता दिया आपको, समझ गए बात आप। कोई एक किताब मार्केट से मत ले लीजिएगा कि मैं उसी से तैयारी कर लूं। अगर आप एक ही किताब लेना चाहते हैं तो आप मिस्टर रंजीत की ले लीजिए, रंजीत सर की किताब ले लीजिए, या आप ओझा की अरोरा की किताब ले लीजिए। ये दोनों एक ही जैसी किताबें हैं, दोनों ऑथेंटिक है, बढ़िया है। अरोरा किताब ले लीजिए या रंजीत सर की किताब लीजिए, ये एक किताब में सारा मटेरियल मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन आपको ये तो लेनी ही चाहिए ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से डेप्थ में नॉलेज हो जाए और पढ़ने में मजा भी आएगा, हिंदी भी लिखी रहेगी उसमें तो आनंद आएगा। बात समझ में आ गई आपकी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब जरा देखिए कॉलोकियलिज्म, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन द कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच, जो बातचीत में तो यूज किया जाता है लेकिन कहीं लेखन में उसका यूज नहीं किया जाता। अमेरिकन में लैंग्वेज में कैब कहते हैं, हमारे यहां टैक्सी कहते हैं, इंग्लैंड में भी टैक्सी कहते हैं, लेकिन अमेरिका जाओगे तो वहां कैब ड्राइवर मिलेगा, आपको कैब ही मिलेगा। तो कैब वहां कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो रिटन में टैक्सी लिखा जाता है। तो जो लोकल लैंग्वेज के शब्द हैं वो शब्द जब राइटर अपनी भाषा को प्रभावी तरीके से नेचुरल इंपैक्ट डालने के लिए यूज करता है तो उसे हम कॉलोकियलिज्म कहते हैं। बातचीत करना कॉलोकियलिज्म का मतलब होता है शब्दांश, बोलचाल का प्रयोग करना, सच एज गाना, एंट, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, हाँ, वी कैंट, एंट, कैंट, एंट, तो ये सब क्या है, ये सब कॉलोकियलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। और ये राइटर्स लोग करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि उनकी भाषा में नेचुरल इंपैक्ट आ सके और राइटर्स को ये लगे कि वास्तव में जिस देश काल कंटेम्परेरी टाइम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस नाटक में, इस कविता में, इस ड्रामा में, वो उस क्षेत्र से बिलोंग करता है। वास्तव में वहां की नेटिव लैंग्वेज के कुछ शब्द जो वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर का हिस्सा नहीं है बल्कि वो वहां का नेटिव लैंग्वेज है और वो वहीं तक सीमित है, लेकिन उसने अपने ड्रामा में, अपने लेखन में उनका यूज इसलिए किया है ताकि आपको वहां का नेचुरल एटमॉस्फेयर फील हो और आप पे ज्यादा इंपैक्ट वो डाल पाए। बात समझ रहे हैं? जब पिक्चर्स आप देखते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरिया लैंग्वेज बोलते हैं, यूपी की लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो इंपैक्ट डालते हैं ये दिखाने के लिए कि हम वहां से बिलोंग करते हैं और वास्तव में आप महसूस करो इस चीज को कि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र का इंपैक्ट डालने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बीए की बुक्स भी
बीए की बुक्स इसलिए सही हैं क्योंकि बीए की पढ़ाई ही तो आपको, इसलिए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है ना मेरे बच्चे। जब आप बीए की पढ़ाई करे हो तो बीए में जो अंग्रेजी किताबें चलती थी, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, वहां की जो बुक्स हैं वो परफेक्टली आपकी कंप्लीट तैयार है, तो टीजीटी में आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, बाहर ही नहीं कर सकता। लेकिन आप कभी कभी पता नहीं कहां से बीए कर लेते हैं, वहां से फॉर्म डाल दिया, वहां से फॉर्म डाल दिया, पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, गए एग्जाम दे आए, वो पतली पतली किताबें खरीद ली और जाके एग्जाम दे दिया और काम हो गया। जिसने सीरियसली बुक्स, टेक्स्ट बुक्स से तैयारी की है ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन की, उसको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं, उसको मेरी मदद के बाद कोई समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन जिन्होंने वो नहीं किया है तो वो किताबें लें, जो किताबें हमें बताई मेन। तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2-3 महीने का समय है, तो मैंने जो 4 राइटर्स की मेन किताबें बताई हैं उनको आप खरीद लीजिए। वैसे तो आपको साल भर तैयारी करनी चाहिए और सारे जो चारों राइटर उनकी सारी बुक्स खरीदनी चाहिए मेन। ठीक है ना। शेक्सपियर की मेन किताबें बात करूंगा तो मैं 20 से कम रुकूंगा ही नहीं, 20 बुक्स आपको खरीदने के लिए बता दूंगा। तो आप सोचोगे कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इतना कौन पढ़ेगा, इसलिए मैंने 4 ही बताया। ट्रेजरीज आप केवल खरीद लीजिए, उसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा पर्याप्त। बात समझ रहे हैं आप। चलिए, तो एज ए लिटरेरी डिवाइस colloquialism refers to the uses of informal or everyday language in literature. colloquialism are generally geographic in nature. भूगर्भिक होते हैं, जियोग्राफिक होते हैं, भू रिलेटेड होते हैं, उस समय या स्थान विशेष से रिलेटेड होते हैं। इन दैट अ colloquial expression, बोलचाल की भाषा में, often belongs to the region और local dialect. डायलेक्ट का मतलब क्या है? डायलेक्ट का मतलब बोली होता है जिसकी कोई ग्रामर नहीं होती है। ये पहला लेक्चर आपको इसीलिए मैंने देखने को कहा है। पहला लेक्चर आप जब देखेंगे पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज का, तब ये क्लियर होगी चीज। ठीक है ना। डायलेक्ट क्या होती है मैंने वहां पर समझाया है। तो colloquialism इज सिमिलर टू स्लैंग। स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी खास क्षेत्र में, किसी खास भाषा में, और वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं वहां के रीजन की रहने वाली नेटिव पीपल की, वहां के जो निवासी होते हैं वो समझ लेते हैं उसको। ठीक है ना। राइटर लोग उसका यूज क्यों करते हैं? ताकि वो नेटिव इफेक्ट को, इंपैक्ट को ज्यादा प्रभावी तरीके से राइटर पे, रीडर पे डाल पाए, इंपैक्ट उसका ज्यादा हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड अजय यादव, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप देखिए जरा इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, हे व्हाट्स अ मैन, व्हाट्सअप मैन, ये कोई ग्रामर का यूज है या कोई ग्रामर का सेंटेंस नहीं है। ये तो एक स्लैंग है, ये तो एक अंडरस्टैंड करने वाला, लोकल भाषा में बोला जाने वाला, आपस की बातचीत में बोला जाने वाला शब्द है। तो यहां पर किसका यूज किया गया? ये सेंटेंस पूछा गया अगर इसमें क्या यूज किया गया है तो आप क्या कहोगे? colloquialism यूज किया गया है। जैसे सोडा, पॉप, सॉफ्ट ड्रिंक, कोक, ये शब्द जेनेरिक टर्म है, नॉट जस्ट टू रिफर टू द ब्रांड। ये किसी ब्रांड को रेफरेंस नहीं देते, ये जेनेरिक शब्द हैं, जनरल शब्द हैं, सिंपल शब्द हैं। हमने कहा सोडा पिला दो, तो सोडा का कोई ब्रांड नहीं है, तो सोडा है, पॉप है, सॉफ्ट ड्रिंक है और कोक है। ये शब्द क्या है? ये सारे शब्द colloquialism का हिस्सा हैं। जैसे दे आर न्यूमरस डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंस है तो वो उसकी भाषा की लोकेलिटी की वजह से। वो अपने लोकेलिटी में कुछ और बोलते हैं और जब नेशनल लेवल पे आते हैं, कोई अमेरिकन जब ब्रिटिश में जाता है तो वो कैब नहीं कहता, वो टैक्सी कहता है। लेकिन कोई ब्रिटिश वहां अमेरिका में जाता है तो वो टैक्सी कहता है, कैब नहीं कहता है। बात समझ में आ रही है? तो वो वहां अमेरिका में उसे कैब कहते हैं और इंग्लैंड में उसे टैक्सी कहते हैं। जरा देखिए, सॉकर को फुटबॉल कहते हैं। फुटबॉल जो इंग्लैंड में कहा जाता है, सॉकर अमेरिका में कहा जाता है। इसी तरह से ये बजीज जो होते हैं, या कुकीज, बिस्किट कहां? इंग्लैंड में कहा जाता है, और कुकीज कहां कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में देखिए, ये सब चीजें आपको समझानी है। आप आराम से, एग्जाम्पल्स मैंने ढेर सारे लिए हैं, आप इस बात की टेंशन ना लीजिएगा। एग्जाम्पल्स को मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से जैसे ट्रक है, लॉरी है, वो ऊपर छूट गया था। ट्रक कहते हैं ब्रिटिश में और लॉरी कहते हैं अमेरिका में, लॉरी ड्राइवर। ठीक है ना। उसी तरह से टैक्सी के बारे में बताया मैंने, अमेरिका में कैब कहते हैं, ब्रिटिश में टैक्सी। तो ये लोकल लैंग्वेज का प्रभाव, इंपैक्ट दिखाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो ये सारे शब्द colloquialism का हिस्सा है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 देखो, वी विल मेट कॉर्पोरल निम, हेनरी
हेनरी फिफ्थ में एग्जाम्पल ये लिया गया शेक्सपियर की हेनरी फिफ्थ जो किताब है, जो ड्रामा है, ठीक है ना। वहां बारडोल्फ नाम का एक एक्टर होता है जो उसमें का पार्ट होता है, प्लेयर होता है, वो कहता है वी मेट कारपोरल निम, तो निम कहता है गुड मॉरो। मॉरो शब्द का यूज शेक्सपियर ने बहुत बार किया है। तो मॉरो कोई वर्ड नहीं है ग्रामेटिकल, बल्कि ये मॉर्निंग का शॉर्ट और नेटिव लैंड में डेनमार्क में और उसके आसपास के क्षेत्र में मॉरो बोला जाता है। तो मॉरो क्यों बोला गया है? वह उस ड्रामा का क्षेत्रीय प्रभाव, इंपैक्ट उस पर डालने के लिए उसने मॉरो कहा है, ताकि आपको ये पता चले ये कहां का बोला गया है, कहां का शब्द है, कहां से बिलोंग करती भाषा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कौन सा यूज किया गया है? कोलोकियलिज्म का यूज शेक्सपियर ने किया है हेनरी फिफ्थ में। This is a simple example of colloquialism used by Shakespeare. This example from the beginning of the Act Second and Shakespeare's play Henry V shows the way in which people greeted each other in the ordinary language. साधारण भाषा में लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते थे, कैसे शुभकामनाएं देते थे, कैसे मिलते थे तो नमस्ते करते थे, जैसे हम नमस्ते करते हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग के बजाय वो मॉरो, गुड मॉरो, तो मॉरो इज इक्वल टू मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं रोमियो एंड जूलियट में। रोमियो एंड जूलियट में एक एग्जाम्पल है अनन। अनन का मतलब होता है सून, जल्दी, या लेटर, बाद वाला, जो जल्दी आया, मींस पहले के बाद। तो गुड नर्स रोमियो एंड जूलियट में कहता है कॉलोकियली मींस लेटर इन एलिजाबेथन इंग्लिश। एलिजाबेथन यानी ब्रिटिश इंग्लिश में अनन का अनन गुड नर्स, रोमियो और जूलियट में इसका मतलब कॉलोकियली क्या है? लेटर, लेटर बाद में, लेटर LATER। हम जानते हैं कि एक और वर्ड होता है LATTER, ये पोजीशन को दिखाता है और ये टाइम को दिखाता है, ठीक है ना बच्चा? ये टाइम को दिखाता है। तो ये बाद में यानी अब से जल्दी। बात समझ रहे हैं? कोई 10 बजे आया था, कोई 11 बजे आया था, तो अब मैं पूछ रहा हूं 11 बजे कौन आया था? तो जो लेटर आया था यानी बाद में आया था, यानी उससे बाद में आया था, ठीक है ना। तो एनन का मतलब ये लेटर होता है वास्तविक भाषा में, कोलोक्वियल मीन है इसका। लेकिन एनन जो है वो वहां की लोकल लैंग्वेज है जहां पर जूलियट और सीजर का प्रादुर्भाव किया गया, एडवेंट किया गया, जहां पर वो कथा लिखी गई, जहां पर वो ड्रामा लिखा गया, जिस क्षेत्र को ध्यान में रखकर, उस क्षेत्र की भाषा है एनन। बात समझ में आ गई है? तो यहां कोलोक्वियल मीन है उसका। चलें आगे बढ़े बेटा। बेटा आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलती ही होगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे पीछे के वीडियोस देखिए बहुत अच्छे से दीपशिखा जी, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको। जब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करना है, टेलीग्राम में मैं क्या जवाब दूं, है कि नहीं, आप वहां पा पाई हैं कि नहीं पा पाई हैं। अंजू रानी जी गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज का विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, द जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब होता है पास पास, आमने सामने। जब कोई चीज साथ साथ में आमने सामने होती है तो कहते हैं ये मेरे जक्सटापोजिशन में है, इसकी पोजीशन मेरे जक्स्ट है। जक्स्ट मतलब आमने सामने। चलिए मुकाबला है इसका मतलब। जक्सटापोजिशन इज द कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग of two or more different usually opposite ideas, characters, objects etc. juxtaposition कंपेयर करता है, तुलना करता है और विरोधाभास उत्पन्न करता है ऑफ टू और मोर डिफरेंट, दो या दो से अधिक विभिन्न अलग अलग प्रकार की, यूजुअली अपोजिट अधिकतर विरोधाभासी आइडियाज को, करेक्टर्स को या ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा को, इत्यादि को। दिस लिटरेरी डिवाइस इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प क्रिएट अ क्लियर पिक्चर of the characteristics of one object or idea by comparing it with those of another. दूसरों से कंपेयर किया जाता है एक आइडिया या विचार या करेक्टर को। लिटरेरी डिवाइस ये ऐसी है ताकि आपके रीडर, यानी आप रीडर हैं, आप जब किसी चीज को पढ़ें तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाए, एक बढ़िया इंपैक्ट आ जाए। जो राइटर, ये लिटरेरी डिवाइसेस का यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि जो रीडर है उस पर एक गहरी छाप छोड़ सके लिखने वाला।
हर लेखक चाहता है, हर टीचर चाहता है, हर टीचर चाहता है कि उसकी क्लास एक बेहतरीन इंपैक्ट वाली हो। इसी तरह हर एक ऑथर चाहता है, हर एक राइटर चाहता है कि उसकी क्लास का इतना बेहतरीन इंपैक्ट हो कि पढ़ने वाले को बस मजा ही आ जाए और वो यही कहे वाह क्या बात है। तो ये वाह क्या बात है लाने के लिए ऐसा ये लिटरेरी डिवाइसेस का यूज, लिटरेरी टर्म्स का यूज किया जाता है लिटरेचर में, चाहे वो पोएम्स हो और चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो चाहे प्रोज हो, चाहे एसेज हो चाहे आर्टिकल्स हो। हर एक सेंटेंस को इंपैक्टफुल, फुल ऑफ इंपैक्ट बनाने के लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है और जुक्सटापोजिशन के साथ भी वही है। एग्जाम्पल, one of the most famous literary examples of juxtaposition is the opening passage from Charles Dickens novel A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities जो चार्ल्स डिकिंस का एक नॉवेल है, उसकी ओपनिंग लाइंस में बेहतरीन एग्जाम्पल है जक्स्टापोजिशन का। इट वॉज द एनाफोरा, यहां क्या इट वॉज, आपको याद है यही एग्जाम्पल मैंने जब एनाफोरा पढ़ाया था तो दिया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब कोई सेंटेंस का पहला भाग अगले सेंटेंस में सब्सिक्वेंटली प्रयोग किया जाए, सीक्वेंस से प्रयोग किया जाए, सक्सेसिवली प्रयोग किया जाए, यानी हर सेंटेंस की शुरुआत में वही शब्द आए, तो उस पार्ट्स, उस फिगर ऑफ स्पीच को, उस डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं। तो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अब देखिए यहां अपोजिट और कंट्रेरी आइडियाज हैं। कौन? बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये अपोजिट और कंट्रेरी आइडियाज हैं। लेकिन इसमें इट वॉज द का यूज एनाफोरा बता रहा है और बेस्ट ऑफ टाइम और वर्स्ट ऑफ टाइम ये क्या बता रहा है? ये जक्स्टापोजिशन बता रहा है। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इस तरह से ये एज ऑफ विजडम, वर्स्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ टाइम, ये एग्जाम्पल है किसका? जक्स्टापोजिशन का। और इट वॉज तीनों सेंटेंसेस में जो यूज है ये किसका एग्जाम्पल है? एनाफोरा का। क्लियर होगी? हेलो बेटा, हेलो ललता प्रसाद जी, हेलो मृत्युंजय जी, हेलो। किसी और चैनल पे होगा बेटा हिस्ट्री की क्लास, आप देख लीजिए। रूबी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, विकास जी गुड मॉर्निंग, हेलो। उदय प्रताप गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री की क्लास किसी और चैनल पे होगी, देख लीजिए बेटा। टीचिंग पे ही थी क्या? शेड्यूल्ड थी क्या? ये तो मेरा शेड्यूल पुराना है बेटा, मैं इसी शेड्यूल में पढ़ा रहा हूं। मेरे मैसेज मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सौरभ बेटा, मिल रहे हैं मैसेज आपके। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ पढ़ पा रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो जक्स्टापोजिशन क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम लोग। जानते हैं कि एक एग्जाम्पल से मेरा काम चलने वाला होता, मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेल ऑफ टू सिटीज के एग्जाम्पल के बाद व्हाट्स गुड फॉर गूज इज गुड फॉर द गैंडर। आप जानते हैं गूज का मतलब क्या होता है? गूज का मतलब होता है हंसनी। हंसनी ओ हंसनी, हंसनी मतलब होता है गूज का, ये मिसेज हंस हैं। और गैंडर का मतलब हंस होता है। तो व्हाट्स गुड का मतलब व्हाट इज गुड, व्हाट्स गुड फॉर गूज इज गुड फॉर गैंडर। देखिए ना कैसे यहां अपोजिट जेंडर है, ये अपोजिट जेंडर है, कंट्रेरी आइडियाज। जो हंसनी के लिए अच्छा वो हंस के लिए भी अच्छा, मींस जो महिला के लिए अच्छा वो पुरुष के लिए भी अच्छा। तो महिला और पुरुष यहां अपोजिट जेंडर की बात कर रहा है। इन दिस केस द फीमेल गूज इज अ कंट्रास्ट टू द मेल गैंडर। ठीक है ना? येट व्हाट इज गुड फॉर वन इज गुड फॉर अदर। जो पहले के लिए गुड है वो दूसरे के लिए भी गुड है। दिस मीन्स दैट वॉट एवर इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल इज द गुड फॉर ऑल। जो एक के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई ऐसी बात कही जा रही है जो 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 मानव के लिए अच्छी है, तो मैं भी मानव हूं, ये भी मानव है, वो भी मानव है, सब मानव ही है। तो जो एक के लिए अच्छा है दैट इज गुड फॉर ऑल। क्लियर हो गई बात? सिलेबस चाहिए कौन कौन से राइटर टीजीटी में? बेटा यही टाइप करो गूगल पे, खट से गूगल बाबा आपको आंसर दे देंगे, तुरंत आपको पीडीएफ आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, काम खत्म है बेटे। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको गूगल से मिल जाएंगी। पीडीएफ इसका तो मेरे ही पास है बेटे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए अच्छे से।
या पीडीएफ मैं इसको पढ़ा लूं पूरा, फिर अवेलेबल करवा देंगे बेटा, ठीक है। आप तो रोज तन्वी गुज्जर ये सब लोग रोज क्लासेस ले रहे हैं। इजी लिटरेचर बहुत हार्ड लग रही है बेटा ग्रामर इजी लग रही है और लिटरेचर में रीडिंग करना है, बहुत सारी स्टडी करना, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। पढ़िए ना आप, पढ़ने के लिए तो समय है ना बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When it rains it pours, जब रेन होता, पोर माने होता है बहुत ही तेज बारिश होना, उड़ेलना कोई चीज। When it rains it pours, in this case there is a contrast of magnitude, यहां मैग्नीट्यूड की तीव्रता का कंट्रास्ट है। The literal meaning of is, इसका लिटरल मीनिंग इज दैट व्हेन इट रेन्स, जब बरसता है, वन कैन एक्सपेक्ट अ डाउनपोर, तब कोई बहुत भारी बरसात की, मान लीजिए बरसात शुरू हो गई तो वन कैन एक्सपेक्ट दैट इट इज गोइंग टू रेन हैवीली एंड कैट्स एंड डॉग्स रेन होने जा रही है, ये कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है। मींस व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, बरसे तो तब तो जानेंगे कि ज्यादा बरसेगा कि कम। द प्रोवर्बियल मीनिंग इज दैट व्हेन वन थिंग इज गोज राइट, जब एक चीज सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है, मेनी थिंग्स विल गो राइट, तो उसके पीछे दूसरी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। और कन्वर्सली व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग एवरीवन गोज रॉन्ग, जब एक चीज गड़बड़ होती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। कहते हैं ना, जहां चोट लगी थी वहीं फिर से लग गई। तो एक बार जो काम हो जाता है तो हो सकता है दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छा हो चाहे बुरा, एक बार जो हो जाता है वो दोबारा भी होता है। क्लियर हो रहा है ना बेटा? लेट हूं, सॉरी बेटा अनुज, कुछ जरूरी काम था 2 मिनट का, इसीलिए 2 मिनट में लेट हुआ बेटा, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ बच्चा मेरा। चलिए गुड मॉर्निंग, आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं। क्या पढ़ रहे हैं? जक्स्टापोजिशन पढ़ रहे हैं बेटा आप। और मैं एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स पे भरोसा करता हूं, बेहतरीन लिटरेचर से रिलेटेड। आप देख रहे होंगे सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिटरेचर से ले रहा हूं, और ये लिटरेचर इसलिए ले रहा हूं एग्जाम्पल्स क्योंकि यही तो आपकी मदद करने वाली है, लिटरेचर ही तो मदद करने वाले। 60% क्वेश्चंस ऑफ योर पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम मींस फ्रॉम 125 क्वेश्चंस, 60% क्वेश्चंस गोइंग टू कम फ्रॉम लिटरेचर एंड लिटरेरी डिवाइसेस, वन ऑफ द चैप्टर, वो उसी में से है। ऑल्स फेयर इन लव एंड वार, ये बहुत मशहूर कोटेशन है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑल फेयर, ऑल इज फेयर, यहां एपोस्ट्रोफी जब भी जाने दे आप, एपोस्ट्रोफी लगा है किसी वर्ड में, इसका मतलब है इज या वाज या हैज, ये है इसका मतलब। अब इसके बाद क्या है, ये तय करता है कि यहां इज है कि वाज है या हैज है। तो ऑल फेयर इन लव एंड वार, यानी युद्ध, प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, ठीक है ना। लव एंड वार आर अपोजिट्स, लव और वार ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। एंड यट दिस प्रोवर्ब शोज, ये दिखाती है दैट दे हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज दैट एनीथिंग गोज, ये सब पर लागू होता है। ये कहानी सिर्फ प्यार और युद्ध की नहीं है, लोग इसको जहां भी यूज करते हैं ये प्रोवर्ब, वो कई जगह इसको यूज कर लेते हैं। दिस जक्स्टापोजिशन डिमॉन्स्ट्रेट्स माने इशारा करता है, एक्सप्लेन करता है दैट देयर इज मोर अलाइक, अलग अलग चीजें, अलाइक माने लाइक का अपोजिट, लाइक माने एक जैसा, अलाइक माने अलग, बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लव एंड वार देन वन माइट ओरिजिनली थिंक, जो वास्तव में ओरिजिनली यहां सोच रहा है व्यक्ति, इसके अलावा भी इसके मतलब हो सकते हैं। मींस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोवर्ब को यूज किया जाता है, जहां पर दो अलग अलग चीजें, विरोधाभासी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो यहां जक्स्टापोजिशन, इस लाइन में भी किसका यूज किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और क्यों ना आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे आप? तो ये जक्स्टापोजिशन है यहां पर फिगर ऑफ स्पीच। बेटर लेट देन नेवर, ये आपने सुना होगा बहुत, बेटर लेट देन नेवर। तो while being late is a negative thing, ये एक नेगेटिव थिंग है। कौन? being late, the possibility of something never happening or someone never arriving is much worse, कभी ना आए ये तो ज्यादा बुरी बात है, लेट में आए तो चलेगा, यही बात कह रहा है ये। देर आए लेकिन कभी ना आने से तो अच्छा ही है। Therefore is juxtaposition puts thing into perspective, इस perspective में juxtaposition ही है।
बिल्कुल पीजीटी सिलेबस कवर करेगी, बहुत बड़ा पोर्शन बेटा पीजीटी का कवर करेगी। ये आप क्या पढ़ रहे हो, लिटरेरी डिवाइसेस? क्या लिटरेरी डिवाइसेस पीजीटी में नहीं आती बेटे? बिल्कुल आती हैं, ठीक है ना। और ये भी नहीं कह सकते कि ये 100 लिटरेरी डिवाइसेस टीजीटी में आएंगी और बाकी की 500 पीजीटी में आएंगी। जो टीजीटी में आ सकता है, हो सकता है वही पीजीटी में आ जाए। तो कई बार ऐसा हुआ है ना, जो क्वेश्चन टीजीटी में आया वही क्वेश्चन पीजीटी में भी आ गया। तो मैंने क्या कहा था अभी, पीजीटी का सिलेबस ज्यादा है, बड़ा है, और टीजीटी का कम है, 1/4 भाग है उसका। तो 1/4 भाग है और पीजीटी का 4 गुना ज्यादा है। तो 4 गुना ज्यादा है तो पीजीटी का 1/4 तो कवर करेगा टीजीटी। यानी आप पीजीटी का पूरा पोर्शन तो आपको पढ़ना ही होगा अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी पीजीटी की शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं आप 4 आने 4 आने 4 आने तो 1 रुपया कंप्लीट करेंगे पीजीटी का, तो ये 54 भी उसमें शामिल होगी जो ये टीजीटी की है। कौन सी? टीजीटी वाली। तो टीजीटी प्लस टीजीटी प्लस टीजीटी प्लस टीजीटी इज इक्वल टू पीजीटी। तो 1/4 तो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेटे, जब आप टीजीटी का 1/4, ये जो पीजीटी का 1/4 टीजीटी है, तो टीजीटी पूरा कंप्लीट करोगे तो पीजीटी का 1/4 तो कंप्लीट ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस, ऑक्सीमोरन में क्या होता है बेटा, एक ही पास में या एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग अपोजिट वर्ड्स को रखा जाता है। जक्स्टापोजिशन में 2 आइडियाज को रखा जाता है। इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे ना बेटा, ऑक्सीमोरन आएगा भी। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, 2 अपोजिट कंट्रास्ट वर्ड्स साथ साथ में आते हैं। यहां 2 आइडियाज साथ साथ में आते हैं। यहां फ्रेजेस या सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्रास्ट, और वहां 2 वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्रास्ट। क्लियर हो गई बात? अभी देखना आगे। बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो मांगते हैं वो चूज नहीं कर सकते। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जा सकते। जो मिला उसे रखो और निकलो। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसमें आप नुक्स नहीं निकाल सकते, ना नुकर नहीं कर सकते कि नहीं ये हम नहीं लेंगे। अरे भाई, उसके पास जो था वो दे रहा है। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये है इसका मतलब। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। जो मिल गया वो लेके निकलो। दूध कम देती है, घर में जाके खिलाओ पिलाओ, दूध दे देगी। ले जाओ पहले उस बछिया को। टू बेग एंड टू चूज आर अपोजिट फंक्शंस, ये विरोधाभासी फंक्शंस हैं। एंड दिस प्रोवर्ब इंप्लाइज दैट इन फैक्ट वन कैन नॉट बी बोथ डिसेपरेट एंड हैव एनी चॉइस इन द डिसीजन और रिजल्ट। 2 चीजें हैं। एंड दिस प्रो, और ये करती क्या करती है, दैट कि इन फैक्ट वन कैन नॉट बी बोथ डिसेपरेट, एक ही चीज 2 नहीं हो सकती। एंड हैव एनी चॉइस, और ना उसके पास कोई चॉइस हो सकती है। इन द डिसीजन और रिजल्ट, उस डिसीजन और रिजल्ट में जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो मिला आप उसी में सब्र करें, आप उसमें नुक्स नहीं निकाल सकते, ना और डिमांड कर सकते हैं। क्लियर हो गई? एक और, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बात का बतंगड़ मत बनाइए मेरे सामने, बात का बतंगड़ मत बनाइए, माउंटेन मत बताइए मोल हिल का। छोटी सी एक पहाड़ी चुहिया का, मोल हिल का आप बहुत बड़ा पर्वत मत बनाइए। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। इसको ऊपर ले लें थोड़ा सा ताकि पढ़ने में थोड़ा आसान रहे। हाँ, अब आएगा मजा। चलो चलो, कहता है मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। क्या है ये? वंस अगेन दिस इज अ जक्स्टापोजिशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी जक्स्टापोजिशन है मैग्नीट्यूड की। अ मोल हिल इज ऑलमोस्ट इनविजिबल, बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है किसकी अपेक्षा? पर्वत की। टू अ माउंटेन की अपेक्षा। दिस प्रोवर्ब वांट्स नॉट टू मैग्नीफाई अ प्रॉब्लम दैट इज इन फैक्ट नॉट सच अ बिग डील। जो छोटी सी बात है उसको बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसको वहीं पर हल करो और काम खत्म करो, बात को खत्म करो। तो मोल हिल और यहां क्या है? माउंटेन। माउंटेन का निर्माण करना और एक छोटी सी मोल हिल से, तो 2 अपोजिट आइडियाज हैं यहां पर। 2 अपोजिट वर्ड्स होंगे तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। क्लियर हो रही ना बेटा बात? सौरभ वर्मा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल जितने ज्यादा लोगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी। मैं चाहता हूं एक प्रोवर्ब पे 5 से 7 मिनट लगे। टाइम जितना लगने दो, बहुत सारा समय आपके पास जो खोया हुआ है अभी तो आप यूटिलाइज कर रहे हो। लग के ठीक से पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स ही मैं लाया हूं। चलो
When a cat's away, the mice will play. और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. When the cat's away, जब बिल्ली दूर होती है तो चूहा खेलता है. डर दूर हो गया तो घर से निकल गया. बॉस निकल गया बाहर, बाहर निकले चाय सुट्टा करने के लिए बाहर, क्योंकि बॉस तो वहां है नहीं, बॉस नहीं है, बॉस की अनुपस्थिति में बाहर निकल गए. वैसे ऑफिस में बैठे थे दिखाने के लिए. बात समझ रहे हैं? ये है इसका मतलब. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कैट इज एन अथॉरिटी फिगर. ये एक अथॉरिटी फिगर है जो रूल करती है. वाइल द माइस आर द सबसर्विएंट क्रिएचर्स, वो उसके आज्ञाकारी क्रिएचर्स हैं, उसके अधीन रहने वाले. बीइंग द नेचुरल प्रे ऑफ कैट्स, और ये नेचुरल प्ले माने उसका शिकार है, प्राकृतिक शिकार है. दिस प्रोवर्ब मीन्स दैट विदाउट अथॉरिटी एन अथॉरिटी फिगर वॉचिंग ओवर पीपल विल डू व्हाट दे वांट. जब अथॉरिटी नहीं होती है तो लोग वो करते हैं जो उनकी मर्जी होती है. और यहां पर भी अपोजिट आइडियाज होने के कारण यहां क्या है? प्ले करना, खुल के खेलना, जो मर्जी आए वो करना है प्ले का सिंबलाइजेशन, और इसका सिंबलिज्म है वो. और ये कैट अवे सिंबल है किसका? जब अथॉरिटी नहीं हो. तो जब बॉस अंदर नहीं बैठा है तो पब्लिक कुछ भी कर रही है, कर्मचारी कुछ भी कर रहे हैं. ये है इसका मतलब. तो यहां भी अपोजिट आइडियाज हैं, इसलिए जक्स्टापोजिशन का यूज यहां पर राइटर ने किया है. सो दैट द इंपैक्ट ऑफ द सेंटेंस, द प्रोवर्ब इज इफेक्टिव. चलें आगे बढ़े बेटा. यू कैंट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. अरे बूढ़े तोते को पढ़ाया नहीं जा सकता. जो पढ़ा नहीं है पहले से उसे अब पढ़ाया नहीं जा सकता. बुढ़ा तोता कैसे पढ़ सकता है? कैंट टीच ओल्ड डॉग और न्यू ट्रिक्स, ये नया आइडिया है. न्यू ट्रिक्स सिखाना किसी बूढ़े तोते को या बूढ़े डॉग को, ये तो अपोजिट आइडियाज हैं दो. और इसीलिए यहां किसका यूज किया गया? जक्स्टापोजिशन का. चलते हैं पढ़ लेते हैं इसको. इन दिस कंट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू द प्रोवर्ब इंडिकेट्स दैट वंस someone has gotten either literally too old or metaphorically too stuck in a way of thinking, there is no way to change that person's mind or manners. किसी पर्सन के जो टू ओल्ड है, टू बी लर्नड है, तो उसको नई चीजें सिखाना बहुत मुश्किल है. अगर मैं चाहूं मेरे पिताजी कंप्यूटर पे बैठे और वो उतनी दक्षता से काम कर पाए जैसे कि नए लड़के करते हैं आज की, जो मेरा बेटा करता है, क्या मेरे बेटे जितना वो क्लेवर और इफेक्टिव नॉलेज रख सकते हैं कंप्यूटर में, जो कि उनके सामने था ही नहीं, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं. वो ये मोबाइल चलाने में भी उनको हिचक होती है. तो कहते हैं बूढ़े तोते को पढ़ाया नहीं जा सकता. तो बूढ़ा तोता और नई ट्रिक्स, ये दोनों अपोजिट हैं और इसीलिए यहां जक्स्टापोजिशन का यूज किया गया. अगला है हमारा मैलप्रोपिज्म. मैलप्रोपिज्म क्या है? अगर कोई गलत शब्द यूज किया जाए. कुशासन क्यों कहा जा रहा है यहां? ये कुशासन इसका हिंदी मीनिंग है. मैल का मतलब होता है बुरा, बैड. एप्रोपिज्म माने जो एप्रोप्रिएट है. तो जो एप्रोप्रिएट था उसकी जगह मैल आ गया. मैल का मतलब होता है बुरा, बैड, गंदा, भद्दा, नेस्टी, डर्टी. ठीक है ना? रॉन्ग, इनकरेक्ट, ये सब है मैल का मतलब. तो अगर कोई शब्द मुझे कहना है और उस शब्द को मैं कॉमिक बनाने के लिए कुछ और बोल दूं, मैं कहूं तुम बहुत पंक्चुएशन व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर बहुत पंक्चुएशन है, तुम तो हमेशा टाइम से आते हो. ये क्या कह रहा हूं मैं? भाई तुम्हारे पंक्चुएशन का जवाब नहीं, क्योंकि तुम टाइम से आते हो. क्या कहा मैंने? मुझे पंक्चुअलिटी कहना चाहिए था, तुम्हारी पंक्चुअलिटी का जवाब नहीं. बिकॉज यू ऑलवेज कम ऑन टाइम, तो यू आर अ पंक्चुअल पर्सन. लेकिन मैं तुमको पंक्चुअस कह दूं, मैं तुमको पंक्चुएशन कह दूं, तो ये कॉमिक इफेक्ट हो गया. ये कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए मैल अप्रोप्रिज्म लगाया जाता है पोएट्री और प्रोज दोनों में, क्योंकि राइटर चाहता है थोड़ा सा हास्य को, थोड़ा कॉमिक इफेक्ट लाना. चलिए, malapropism happens when an incorrect word is used in place of a word that has a similar sound. जो बोलने में एक जैसा हो. This misuse of word typically results in a statement that is both nonsensical, जो बकवास मीनिंग देती है, and humorous है,
और थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाती है। एज अ रिजल्ट दिस डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन कॉमेडिक राइटिंग। ये हास्य पैदा करने के लिए, कॉमेडिक राइटिंग के लिए इसको देता है, बिल्कुल। पर हिंदी में लिखना, अच्छा, खिंचाई करना, एग्जिट, अपोजिट, अच्छा समझ नहीं पा रहा हूं पूरा बेटा, मैंने पढ़ा नहीं है शायद। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ा लूं बच्चे, क्योंकि लिटरेचर का कोर्स भी तो कमल करना है बेटे। आपसे ज्यादा बातें करूंगा तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा ना बेटा। मैं चाहता हूं बेहतरीन तरीके से आप जब तक मेरे साथ रहें तब तक बिल्कुल स्टडी करें। आप कमेंट में छोड़ दीजिए करेगा प्रश्न, बाद में मैं आंसर दे दिया करूंगा उसको। मैं देखता हूं रोज शाम को, ठीक है ना, आपके कमेंट्स देखता हूं मैं, है ना, आपने क्या लिखा ये पढ़ता हूं मैं। तो आप कमेंट छोड़ दिया करिए, ठीक है, मुझसे अभी उम्मीद ना किया करिए इस तरह के क्वेश्चंस की मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना बेटा, सॉरी फॉर दैट। चलिए तो एग्जाम्पल, आई जस्ट कैन वेट टू डांस द फ्लैमिंगो। अब फ्लैमिंगो तो एक चिड़िया का नाम होता है, और यहां कहना चाह रहा है वो फ्लैमिंगो बर्ड, चिड़िया है, फ्लैमिंगो तो चिड़िया होती, और वो फ्लैमेंको कहना चाह रहा है। फ्लैमेंको अ टाइप ऑफ डांस है, अ टाइप ऑफ डांस है, और वो क्या कह रहा है, फ्लैमिंगो। तो वो सेंटेंस देखो कैसे कह रहा आई जस्ट कैंट वेट टू डांस द फ्लैमेंको। मैं फ्लैमेंको डांस करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। आई कांट प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। मैं इसको करने से अपने आप को रोक नहीं सकता, और फ्लैमेंको कहने के बजाय वो फ्लैमेंगो कह रहा है। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया जाना चाहिए था फ्लैमेंगो की जगह, वो नहीं यूज करके फ्लैमेंगो का यूज किया है, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर माल एप्रोपिज्म हो गया। आ जाओ, here are some examples of malapropism. You lead the way and we will proceed. अब देखो यहां proceed कह रहा है, वो proceed आगे बढ़ना होता है, proceed माने ये होता है आगे वाला, तो यहां पर वर्ड गड़बड़ कर दिया, वो proceed माने आगे बढ़ना होता है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह अनफॉर्चुनेटली माई एफ्लुएंस, एफ्लुएंस माने बहुत धनी होता है, और यहां पर होना क्या चाहिए था, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। तो जहां प्रभाव का यूज इन्फ्लुएंस का करना चाहिए था, उसने एफ्लुएंस का यूज किया, और ये रॉन्ग यूज है। और यहां पर क्या है, मैल एप्रोप्रिएटिज्म, क्योंकि जो एप्रोप्रिएट था उसको उसने मैल कर दिया, मैल माने बुरा कर दिया। अब देखो, गुड पंक्चुएशन मींस नॉट टू बी लेट। अब गुड पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी, वहां पर उसने क्या कर दिया, पंक्चुएशन कर दिया। तो आपको पढ़ने में कंफ्यूजन होगा, और आप पढ़ने में सोचेंगे या तो यहां मिसप्रिंट हुआ है या तो गड़बड़ हुआ, लेकिन राइटर ने उसको जानबूझ के किया इस वजह से, ताकि कॉमिक इफेक्ट थोड़ा सा पैदा हो। हैविंग वन वाइफ इज कॉल्ड मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब नीरसता होती है, समरसता होती है, लेजीनेस होती है, बिल्कुल मूड जिसका नीरस हो जाए, बोरिंग हो जाए, तो उसको हम मोनोटोनी कहते हैं, समरस, नीरस। और ये मोनोगैमी का मतलब होता है, गैम का मतलब शादी करना होता है, गैम वर्ड रिलेटेड है इससे। और मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक होता है। ये आपको मैं जब रूट वर्ड पढ़ाऊंगा लिटरेचर में, तो रूट वर्ड से जो वोकैब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो मोनो माने सिंगल, और गैम माने शादी, गेमी माने शादी करने वाला। तो एक ही शादी करने की प्रथा को हम मोनोगेमी कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन टाइम इन अ लाइफ। एक जीवन में एक ही बार शादी करना, तो हम लोग मोनोगेमी को मानने वाले हैं। तो अब यहां मोनोगेमी के बजाय क्या लिख दिया, मोनोटोनी लिख दिया। तो मोनोटोनी का मतलब नीरसता है, समरसता है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहां पर देखिए, टॉम इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। अब पिनैकल माने होती चोटी, क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं। पिनैकल का मतलब होता है एपेक्स, क्लाइमैक्स है ना, जेनिथ जिसे कहते हैं आप, है ना, समिट। तो ये सारे वर्ड का मीनिंग है चोटी, जिसे आप टॉप कहते हैं। तो टॉप माने चोटी, और चोटी मतलब पिनैकल। वो कहना यहां पिनैकल चाह रहा था, और कह क्या दिया, पाइनएप्पल। टॉम इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। टॉम बहुत बड़ा पोलाइटनेस का पाइनएप्पल है। तो ये यहां पर क्या हो गया है बेटा, ये यहां पर क्या हो गया है, यहां पर मैल एप्रोप्रिज्म हो गया, मैल एप्रोप्रिज्म हो गया। चलो आ जाओ, इसके बाद देखो, पेशेंस इज द वर्जिन। पेशेंस इज द वर्च्यू। तो वर्च्यू की जगह